सो आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत छोटा चैप्टर। ये एक सिंगल ऐसी यूनिट है जहां पर आपको सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है। आपने नेशनल इनकम वाली यूनिट देखी होगी, उसके अंदर भी आपको 4 चैप्टर करने थे। ठीक है, आपने यूनिट 2 देखी मनी एंड बैंकिंग की, उसमें 2 चैप्टर थे। यूनिट 3 इस उसमें भी आपने 3 से 4 चैप्टर देखे। यूनिट 4 ये इकलौती ऐसी यूनिट है जिसमें आपको सिर्फ एक ही चैप्टर कवर करना है, विच इज गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। और इसके जो क्वेश्चंस है ना वो भी प्रिडिक्टेड होते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ये चैप्टर ना एक नॉलेजेबल चैप्टर भी है। क्यों? क्योंकि ये बताएगा आपको गवर्नमेंट बजट के बारे में। और गवर्नमेंट बजट एक ऐसा टॉपिक है जो एक कॉमर्स का स्टूडेंट होने के साथ साथ अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट भी हो तो भी आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर है जो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताएगा जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। गवर्नमेंट को तो हम सभी जानते हैं कैसी है ना, उसके बारे में हम नो कमेंट्स करेंगे। बट व्हाट इज बजट? बजट क्या है? नॉर्मली अगर मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज बजट, तो आप कैसे बजट को डिफाइन करते हैं? मुझे गाड़ी नहीं जानी है, मैंने उसे बोला कि 10 लाख के अंदर दिखा तो 10 लाख मेरा बजट। ठीक है, आपने कहा कि 10 लाख आपका बजट है, दैट मीन्स कि एक तरीके से आपके पॉकेट का पैसा दिखाती है, एक रेंज कह रहे हो आप। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट एक चीज को लेके कि इतने तक इस पे इन्वेस्ट। ठीक है, और अच्छा डिट्टो। तो यहाँ पर आप जो मुझे थोड़ी थोड़ी बातें बता रहे हो, सो गवर्नमेंट बजट, जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट आपके जेब के पैसे और उस पैसे के खर्चे के बारे में बताता है। जब हम कहते हैं ना कि हमें एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, या जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि हमें गाड़ी खरीदनी है, तो आपने गाड़ी खरीदने के साथ ना एक खर्चे के बारे में बताया, और उस खर्चे को करने के लिए आपको पैसा भी तो चाहिए होगा ना। तो जो आपके माइंड में ये ख्याल आया होगा ना कि यार मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, तो उसके साथ साथ आपके दिमाग में ये भी होगा कि इस गाड़ी को खरीदने का पैसा कहां से आएगा। तो बेसिकली जब हम रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो वो बजट होता है। तो यही काम हमारे इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री में भी यही होता है। गवर्नमेंट बजट भी यही कहता है। गवर्नमेंट बजट बस इसी चीज के बारे में कैसे बात करता है, पूरी कंट्री को लेकर बात करता है कि जब हम पूरी कंट्री के एस्टिमेटेड रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो वो गवर्नमेंट बजट होता है। बट उसके साथ साथ आपको कुछ बातें और भी सीखनी होंगी। बजट एनुअली बनाया जाता है, ठीक है, और ये एक स्टेटमेंट की तरह बनाया जाता है। अब देखो ना, घर के अंदर अगर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो जब डायरी और लेकर बैठते हैं तो पूरी एक लिस्ट सी बनती है, तो लिस्ट इज जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट। तो बजट क्योंकि एनुअली बनाया जाता है तो इसलिए बजट को कहा जाता है दैट इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड आपके लिए लिखना कि ये क्या है आपके लिए, एक एनुअल स्टेटमेंट है। अब क्या शो करती है ये एनुअल स्टेटमेंट? शोइंग द आइटम वाइज। आइटम वाइज मतलब कि भाई यहाँ पर इतना पैसा खर्च होगा, इतनी इतनी जगह से पैसा आने वाला है और इतनी इतनी जगह पर पैसा खर्च होने वाला है। तो शोइंग द आइटम वाइज एस्टिमेट। तो यहाँ पर ये क्या एक्यूरेट फिगर्स होती होंगी? नहीं, ये जस्ट एक एस्टिमेट है, क्योंकि हम हमेशा बजट ना फ्यूचर के लिए बनाते हैं। अगर बीता हुआ साल होता तो उसमें तुम्हें पता है कि क्या किया और क्या नहीं किया है, बट क्योंकि आगे आने वाले साल के लिए आप इस काम को कर रहे हो तो आपको नहीं पता ना, जितना आपने सोचा होगा उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो ये सिर्फ एस्टिमेट्स होते हैं किस किस चीज के, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर, कि पैसा आएगा कितना और जाएगा कितना। ठीक है, ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। अब ये फिस्कल का मतलब क्या होता है? अ फाइनेंशियल ईयर। और हमारी कंट्री में जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो जब भी आप बजट की डेफिनेशन लिखेंगे 3 पॉइंट मस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अब थोड़ी सी और बातें पढ़ते हैं गवर्नमेंट बजट के बारे में। पहली बात, अब इसे बनाता कौन है? देखो ये जो पॉइंट्स है ना, ये इस चैप्टर के लिए तो देखो नॉलेज के लिए तो जरूरी है ही, इसका ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं इन की पॉइंट्स का, बट ये पता है किस लिए जरूरी है? आपको प्रैक्टिकल देना है। और अगर आपने गवर्नमेंट बजट के ऊपर अपना प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर की है, आपका मतलब टॉपिक गवर्नमेंट बजट है, तो आपसे कुछ क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। प्लस जो करंट ईयर का बजट है उसके हाईलाइट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, गवर्नमेंट बजट ना हर लेवल की गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, हर लेवल पे बजट बनता है। क्योंकि देखो हर किसी को अपने अपने लेवल का पता होता है। सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बजट बना के बैठ जाएगी, स्टेट में क्या हो रहा है, लोकली जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे क्या हो रहा है, उनको क्या पता है?
भाई सब जगह तो नजर नहीं रख सकते ना, इसीलिए तो गवर्नमेंट हर लेवल पे बनाई गई है। तो हर लेवल की गवर्नमेंट बजट बनाती है, बट हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बजट पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसको हम यूनियन बजट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया के अंदर जो बजट है वो पार्लियामेंट में रखा जाता है, मतलब पार्लियामेंट में उसको आपको प्रेजेंट करना होता है। किस दिन? उस दिन जिस दिन हमारा प्रेसिडेंट कह दे। जिस दिन भी हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट कह दे कि आपको बजट प्रिपेयर करके प्रेजेंट करना है, तो उस दिन आपको ये काम करना होता है, मतलब इन एडवांस आपको बता दिया जाता है। आपको याद रखना होगा अपने करंट प्रेसिडेंट का नाम, जो फिलहाल हमारे पास कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद अब इसको पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट किया किसने? जिस दिन प्रेसिडेंट ने कह दिया कि आपको प्रेजेंट करना है, आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर को ये जो एनुअल बजट होता है आपका, वो फर्स्ट डे ऑफ फैब को, हर साल की जो फरवरी का मंथ है उसकी पहली तारीख को आपको ये एनुअल बजट प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच को रीड आउट करते हैं, कहां पर? लोकसभा के अंदर। और जिस दिन लोकसभा के अंदर बजट जो बजट है वो प्रेजेंट हुआ होगा, उसी दिन उसकी एक कॉपी जो है वो राज्यसभा के अंदर भी दे दी जाती है, क्योंकि वहां पर भी लोग उसको देखते हैं कि भैया क्या बजट हमारा निकल कर आया है। बजट यहां पर अप्रूव किया जाएगा पार्लियामेंट के थ्रू 1 अप्रैल से पहले पहले। भाई हमने देखो, हमारा 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, हमने 1 फेब को ही बजट को प्रिपेयर कर दिया है। और जब इस साल जो कमिंग ईयर का बजट प्रिपेयर किया जाता है ना, तो साथ में पिछले साल का बजट क्या रहा वो भी रखा जाता है, इस साल जो बजट चल रहा है वो भी रखा जाता है, और जो आने वाला बजट है वो भी रखा जाता है। उसके बाद बजट बताता क्या है? बजट 2 चीजें बताता है। एक तो लास्ट ईयर आपकी परफॉर्मेंस क्या रही, लास्ट ईयर आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही। भाई आपने लास्ट ईयर भी एक बजट बनाया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही, और उसी को ध्यान में रखते हुए आप जो कमिंग फिस्कल ईयर का बजट बना रहे हो उसके अंदर आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज क्या रहेंगी, ये दोनों चीजें हमारा बजट बताता है, ठीक है। तो हमने जस्ट अभी इंट्रोडक्शन लिया कि बजट क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ ली, उसके बारे में कुछ मेन बातें पढ़ ली, जहां पर मैंने कहा कि एक तो आपको प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है, और करंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ठीक है, इसका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और 100% पेपर लीक क्वेश्चन। पेपर लीक क्वेश्चन मतलब कि आपको 100% इसमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाएंगे ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो उसमें भी देख लेना आपको जरूर गवर्नमेंट बजट का एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स का मिलेगा ही मिलेगा। बट ऐसा नहीं आता कि कोई भी ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन कर दो, स्पेसिफिकली पूछते हैं कि यही वाला एक्सप्लेन करना है या यही वाला एक्सप्लेन करना है। तो यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 5 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं ना, तो आपके पांचों के पांचों ऑब्जेक्टिव्स को आपको ड्यू इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कोई भी 2 कर लिए कोई भी 3 कर लिए, नहीं, पूरे 5 ऑब्जेक्टिव्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम देखते जरा कि हमारे इस गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब क्या सोच के साथ क्या उद्देश्य होता है हमारा जब हम गवर्नमेंट बजट बना रहे होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये जो हम रिसोर्सेस एलोकेट करते हैं ना, जब गवर्नमेंट बजट बनता है ना, तो हम रेवेन्यूज देखते हैं कि कहां से पैसा आ सकता है, और हम सोर्सेज भी देखते हैं, सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर, एप्लीकेशंस, कि जो आपके रेवेन्यूज आया है वो कहां खर्च होगा, हमें ये भी देखना होता है। तो जहां आप खर्चे कर रहे होते हो, तो आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना पैसा खर्च किया, एजुकेशन में कितना किया, हेल्थ में कितना किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना किया, तो उन सभी चीजों को ना आप दोबारा से एक बार रीएलोकेट करते हो एज पर योर ऑब्जेक्टिव्स, एज पर योर बजट। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। और मुझे लगता है कि ये तो हमारे इंडिया में रहेगा ही हमेशा ऑब्जेक्टिव, कि हमें इनकम और वेल्थ की जो इनइक्वालिटीज है हमारे यहाँ पे उसको रिड्यूस करनी है। तीसरा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ पे इंडिया में रहने वाले लोगों की जिंदगी में जितना उतार चढ़ाव है, उसी तरीके से इंडिया के अंदर भी उसकी इकोनॉमी में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव है, तो इसलिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जरूरत है। फोर्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तो मुझे लगता है फॉरमोस्ट और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। और लास्ट, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। क्यों? क्योंकि ये सोशल वेलफेयर करेंगे। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव के साथ हम अपने गवर्नमेंट बजट को बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के साथ। पहले 2 ऑब्जेक्टिव आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले ऑब्जेक्टिव की अगर बात करूं, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो रीएलोकेशन किस चीज के ऊपर फोकस करता है? सो इट एम्स टू रीएलोकेट रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद, किसके लिए कर रहे हैं हम रीएलोकेट? क्योंकि हमारा कुछ इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव है।
जब हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और जब हम सोशल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो हमें चाहिए पब्लिक वेलफेयर। देखो सिर्फ समाज सेवा करने से भी काम नहीं चलेगा, समाज सेवा करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। आपने देखा होगा ज्यादा समाज सेवा भी वही कर सकता है, देखो जिसकी जेब में पैसा हो। जिसकी जेब में ज्यादा पैसा नहीं होगा वो बहुत ज्यादा समाज सेवा भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम गवर्नमेंट बजट के अंदर रीएलोकेट कर रहे होते हैं अपने रिसोर्सेज को, तो इन दोनों चीजों को हमें ध्यान में रखना है। अब ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं, उसके लिए हमारे पास दो पॉइंट्स निकल कर आए। एक तो है टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज, और दूसरा रास्ता हमने निकाला डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यहां से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे, यहां से पब्लिक वेलफेयर करेंगे। कैसे, देखो उन्होंने कहा कि हम ना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए कहीं कहीं पे तो देंगे टैक्स का कंसेशन और कहीं कहीं देंगे सब्सिडी। टैक्स कंसेशन का मतलब क्या होता है, टैक्स में छूट, और सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, वही सामान सस्ते में दे देना, ठीक है। तो यहां पर गवर्नमेंट कहती है कि हमें ना कुछ चीजों के कंजप्शन को, कुछ चीजों के प्रोडक्शन को हमें रोक लगानी है। हमें प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कंजप्शन गुड्स को डिस्करेज करना है। हम नहीं चाहते कि हमारे देश की जो जनता है वो बीमार जनता हो। हम नहीं चाहते कि हमारे देश की जो जनता है वो अपने शरीर का सर्वनाश कर ले उम्र से पहले ही। तो कुछ चीजों के प्रोडक्शन पे हमें लगानी है रोक, जैसे कि सिगरेट। आपने देखा होगा सिगरेट का जो डब्बा होता है उसके ऊपर लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। तो सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, वो पता क्या कर रहे हैं, देखो आप कहोगे कि यार ये ऐसी चीज बनाई क्यों रहे हैं, देखो वो सावधान कर रहे हैं कि भाई देख लो, सावधान हो जाओ। हमारा काम है आपको समझाना, बाकी आपको अपने लिए खुद ही सोचना है, ठीक है। तो ऐसी चीजों के प्रोडक्शन के लिए उसको डिस्करेज करने के लिए वो उस पर टैक्स ज्यादा लगाते हैं। अब गवर्नमेंट को ये बात भी पता है कि हमारे यहाँ पे ऐसी चीजों को लेने वाले लोग भी बहुत सारे हैं, तो उन्हें रेवेन्यूज भी तो चाहिए। तो रेवेन्यूज अर्न करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी चीजों पर टैक्स ज्यादा लगाती है, ठीक है। उसके अलावा जिन चीजों के प्रोडक्शन को गवर्नमेंट को एनकरेज करना है, एनकरेज मतलब बढ़ावा देना है, गवर्नमेंट चाहती है कि यार ये सब चीजें बने, तो खादी प्रोडक्ट्स, हमारे यहाँ पे खादी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जाता है। मेड इन इंडिया को हम लोग यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं, तो खादी प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या दी जाती हैं, सब्सिडीज, ताकि इसको आसानी से बनाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा इसका प्रोडक्शन किया जा सके। दूसरा, अब क्या होता है ना, देखो हमारे यहाँ पे दो सेक्टर हैं, पब्लिक और प्राइवेट। जो प्राइवेट सेक्टर है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो वो सिर्फ उन्हीं एरियाज में एंटर करता है जहां पर उसको प्रॉफिट मिलता है, जहां पर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो एंटर कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां पर प्राइवेट सेक्टर इसलिए एंटर नहीं करता क्योंकि वो नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज हैं। अब जैसे कि हेल्थ सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो भाई देखो हेल्थ सर्विसेज, प्राइवेट हॉस्पिटल और अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो प्राइवेट वाले उनके चार्जेस आप देख लो। अब क्या हर कोई जा सकता है क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, नहीं, तो इसलिए गवर्नमेंट पब्लिक हॉस्पिटल्स खुलवाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुलते हैं। स्कूल गवर्नमेंट और प्राइवेट, हर कोई नहीं जा सकता प्राइवेट स्कूल्स में, तो गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं। इसी तरीके से पब्लिक पार्क भी तो है, पैसा कमाना है तो अम्यूजमेंट पार्क खुलवा लो, वो प्राइवेट सेक्टर कर लेगा। बट लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना है, उनकी रेजिडेंशियल एरियाज में ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए, तो पब्लिक पार्क बनवाना पड़ेगा। पब्लिक पार्क की क्या मेंटेनेंस से पैसा खर्च नहीं होता, होता है ना, तो ये काम कौन करेगा, ये गवर्नमेंट करेगी। तो इन्हें बोलते हैं पब्लिक गुड्स। तो जहां पर प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं करता वहां फिर पब्लिक सेक्टर एंटर करता है, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कराएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, या बहुत ही नेग्लिजिबल कॉस्ट हमारी जो गवर्नमेंट है वो चार्ज करती है। क्यों, क्योंकि उसे देना है पब्लिक इंटरेस्ट, वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है, वो सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देना चाहती है, तो वहां पे हमारी गवर्नमेंट एंटर करती है। तो इन दो तरीकों से गवर्नमेंट रीएलोकेट करती है रिसोर्सेज का, और अपने ये जो दो ऑब्जेक्टिव है उसके, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, वो पूरा करती है, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। यानी कि हम चाहते हैं कि ये जो इनकम और वेल्थ के बीच में इनइक्वालिटीज है, हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा अमीर हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा गरीब है। देखो मिडिल क्लास वाले तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ये तब भी अमीर और गरीब का जो गैप है ये भी बहुत ज्यादा है। जब हम इनइक्वालिटीज की बात करते हैं ना, तो हमारे कहने का बिल्कुल मतलब ये होता है कि हम सब अंबानी बन के बैठ जाएं, हर घर ऐसा हो जो अंबानी जैसा हो, नहीं, हम ये नहीं कहना चाहते।
हम ये चाहते हैं कि हर कोई जो बेसिक नेसेसिटीज है लाइफ की एटलीस्ट वो उन सबके पास हो। यानी कि जो हम कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज है ये सबकी फुलफिल हो। वो जो 2 वक्त की रोटी है वो सबके घर में आनी चाहिए। तो तब होगा इनइक्वालिटीज का रिडक्शन, तब ये जो पुअर और जो रिच के बीच का ये जो गैप है तब ये रिड्यूस होगा। तो उसके लिए हमारा गवर्नमेंट बजट क्या कहता है? तो गवर्नमेंट कहती है कि ये गैप को रिड्यूस करने के लिए हमें अपनी बजट की पॉलिसीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसीज का इस्तेमाल करती है टू रिड्यूस दिस गैप। अब उसके अंदर गवर्नमेंट करेगी क्या? गवर्नमेंट एम्स टू इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। वो कहेगी इनकम को बांटना होगा। कैसे बांटना होगा? 2 तरीके हैं, 2 हमारे पास कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट है इस काम को करने के लिए। पहला, रिच क्लासेस पर टैक्सेस ज्यादा लगाओ। भाई जो भी आपको लगता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इस्तेमाल करता है, यानी कि हमारी लग्जरीज आइटम्स, आपने देखा होगा जो आपकी लग्जरीज कार होती हैं उनके ऊपर टैक्सेस कैसे होने चाहिए? हाई, और होते भी होंगे। तो जितने भी हमारी लग्जरीज आइटम्स हैं उनके ऊपर टैक्स रेट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो रिचर क्लास ऑफ पॉपुलेशन है वो टैक्स ज्यादा पे करे। गवर्नमेंट जो पैसा कमा रही है वो उनसे ज्यादा कमाए, बट एट द सेम टाइम वहां से पैसा कमाकर उसका इस्तेमाल कहां किया जाना चाहिए? ऑन स्पेंडिंग मोर ऑन वेलफेयर ऑफ द पीपल। हमें लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। जिन लोगों के पास नहीं है रिसोर्सेज, फिर वो रिसोर्सेज उन तक पहुंचाने हैं। एक पर्सन है जो बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में अपनी एजुकेशन ले रहा है, महीने की 10,000 फीस भी भर रहा है या 5,000 फीस भी भर रहा है, और एक घर ऐसा है जो महीने के 500 रुपए फीस भी नहीं भर पा रहा है। तो क्या उनके घर का बच्चा पढ़े ना? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी, सर्व शिक्षा अभियान, जहां पर क्या था, एलिमेंट्री एजुकेशन को फ्री कर दिया गया है। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जा रही है। तो क्या उसके ऊपर पैसा खर्च नहीं होता? हमारी गवर्नमेंट ने न्यूट्रिशन इंक्रीज करने के लिए मिड डे मील तक चलाया, ताकि भाई न्यूट्रिशन की कमी ना हो। तो क्या उसे पैसा खर्च नहीं होता? होता है ना। तो ये पैसा गवर्नमेंट कहां से लाएगी? वो पैसा यहां से लाएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट कह रही है 2 इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जिससे हम ये काम कर सकते हैं। तो अब इससे होगा क्या? अगर आप रिच क्लास पे ज्यादा टैक्सेस लगाओगे तो इससे इनकम जो है रिच क्लास की वो कम हो जाएगी, और जो पुअर पीपल है, जो पुअर क्लास ऑफ पॉपुलेशन है हमारी, या मैं कहूं जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके से आप देख सकते हो कि बेसिकली ये 2 ही चीजें ऐसी हैं, टैक्सेस और वेलफेयर एक्टिविटीज, जिससे इनइक्वालिटीज को रिड्यूस किया जाएगा। क्योंकि देखो गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स तभी कर पाएगी जब उसके पास पैसा आएगा, और गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है ना वो टैक्स ही होता है। मैं ये नहीं कह रही कि गवर्नमेंट और कई जगहों से पैसा नहीं कमाती है, बट जो मेन सोर्स है वो टैक्स ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हो इनइक्वालिटीज को। सेकेंड पॉइंट निकल कर आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आपको पता है हमारी कंट्री की ना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिस तरीके से हमारी जिंदगी में बहुत ही उतार चढ़ाव रहते हैं, मैंने आपको उस दिन बताया था, उसी तरीके से हमारी कंट्री में भी उतार चढ़ाव बने ही रहते हैं। स्टेबल ही नहीं है कुछ, ना तो कभी हमारे यहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल रहती है और ना ही हमारे यहाँ की प्राइस स्टेबल रहती है। प्राइस फ्लक्चुएशन तो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा है प्राइस फ्लक्चुएशन। कभी वही टमाटर 20 से 30 रुपए किलो में भी धक्के खा रहे होते हैं, और कभी वो ऐसे राजा महाराजा बन जाते हैं कि 120 रुपए किलो, 140 रुपए किलो मिल रहे होते हैं, और सब्जी वाले से अगर हम तोल भाव करें तो मना कर देता है साफ की नहीं देंगे। इतना प्राइस फ्लक्चुएशन होता है हमारे यहाँ पे। तो ये गलत है ना। यही प्राइस फ्लक्चुएशन किस चीज को राइज करता है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को। इन्फ्लेशन समझते हो क्या होता है? क्या होता है? महंगाई, प्राइस हाइक। और डिफ्लेशन क्या होता है? मंदा है, काम हम जो कहते हैं मंदा चल रहा है, काम नहीं है। काम नहीं है मतलब डिमांड नहीं है आपके मार्केट के अंदर। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी होगी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारे गवर्नमेंट बजट का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। सो गवर्नमेंट बजट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द बिजनेस फ्लक्चुएशंस। हमें बिजनेस फ्लक्चुएशंस को कम करना है। किस चीज का फ्लक्चुएशन है? ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का। क्योंकि हमें क्या अचीव करना है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस हेल्प इन फाइटिंग द प्राइस फ्लक्चुएशन। तो गवर्नमेंट के खर्चे और टैक्स यही आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। बहुत सीधी सी बात है। इन्फ्लेशन क्यों ज्यादा आ रहा है? प्राइस बढ़ने की वजह से। प्राइस क्यों बढ़ रही है? डिमांड बढ़ने की वजह से। जब भी हम खर्चा ज्यादा करते हैं ना भाई, हमारी जेब में आज अगर 100 रुपए हैं तो हमारे खर्चे 100 रुपए के हिसाब से होंगे। जैसे ही वो हमारी जेब का पैसा बढ़ के 500 रुपए होगा ना, तो खर्चे भी बढ़ के 500 के हिसाब से हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि 500 ही हो जाएंगे, पर उसके हिसाब से हो जाएंगे। 100 रुपए में तुम अपने गली का बर्गर खाते थे, लेकिन जब 500 हो गए तो तुम जाओगे फिर अच्छी जगह पे जाके बर्गर खाओगे। क्यों? क्योंकि अब आपकी इनकम बढ़ गई है। तो हमें क्या करना है? इन्फ्लेशन के टाइम पे हमारा काम क्या है? हम क्या देख रहे हैं इन्फ्लेशन के टाइम पे? कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है।
तो बेसिकली आपको क्या करना है, लोगों की जेब से पैसा निकालना है। वो खर्च कर रहे हैं ना ज्यादा, इसलिए वो प्राइस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो डिमांड दिखा रहे हैं इसलिए प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, लोगों की जेब से पैसा निकालना है। आप सपोज करो कि आप कोई चीज 100 रुपए की खरीदते हो, उसके ऊपर फिलहाल अभी आप 10 रुपए का टैक्स दे रहे हो, अज्यूम कर लो। अब हमने क्या किया, उसी चीज के ऊपर टैक्स बढ़ाकर और 10 रुपए बढ़ाया और उस चीज को 110 रुपए का कर दिया, तो आपका बजट हिलेगा या नहीं हिलेगा? हिलेगा ना। तो आप क्या करोगे, ऐसी चीज की डिमांड कम करने लगोगे जिसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाया जा रहा होगा। तो गवर्नमेंट यही करती है कि जब हमें चाहिए ना कि मार्केट में किसी चीज की डिमांड कम हो, लोग कम पैसा खर्च करें, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मार्केट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ रहा है, उसे कंट्रोल करना है, तो लोगों की जेब से पैसा बाहर निकालना है ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है पहली बात तो अपने खर्चे कम। गवर्नमेंट बहुत सारे वेलफेयर एक्टिविटीज के ऊपर पैसा खर्च कर रही है, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को अपने खर्चों को ही कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा वो खर्च करेगी उतना लोगों के पास पैसा आएगा ना, आएगा तो वो खर्च करेंगे। तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को कम करना होगा और ऐसे सोर्सेज ढूंढने होंगे जिससे उसके पास पैसा आए। तो या तो वो टैक्स के रेट्स बढ़ा देंगे या नए नए टैक्सेस लगाना शुरू कर देंगे ताकि लोग डिमांड कम करें। ठीक, दूसरी बात, यही कंडीशन अगर डिफ्लेशन की हो, तो मंदा चल रहा हो, तो मंदे का मतलब क्या, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा आ रही है चीजों की। अब हम चाहते हैं कि भाई लोगों की जेब में पैसा आए, हम चाहते हैं लोगों के पास पैसा आए, लोग ज्यादा खर्च करें, तो उसके लिए गवर्नमेंट को अब उनके पास पैसा पहुंचाना है ना। तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दे और टैक्सेस को क्या कर दे, कम कर दे, यानी कि टैक्स का कंसेशन देना शुरू कर दे या सब्सिडीज देना शुरू कर दे। तो इस तरीके से फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे ये जो दो ऑब्जेक्टिव्स है इसमें क्या पढ़ा, पहले वाले में भी हमने ये देखा कि टैक्स का रोल है कि अगर इनइक्वालिटीज को कम करना है तो टैक्सेस रिचर क्लास पे ज्यादा लगाना है, पुअर क्लासेस को उससे फ्री करना है, बल्कि उनके लिए तो वेलफेयर एक्टिविटी से पैसा खर्च करना होगा ताकि ये गैप कम हो सके। दूसरे में हम पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे खर्चों को कम किया जाए और डिफ्लेशन के टाइम पे उन्हीं खर्चों को बढ़ा दिया जाए। इन्फ्लेशन के टाइम पे टैक्सेस के ऊपर जो रेट्स है उनको इंक्रीज करो, डिफ्लेशन के टाइम पे उसी चीज को रिड्यूस करो, तभी जाके फ्लक्चुएशंस को कम किया जा सकता है। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ ऑब्जेक्टिव है इसका, इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन नहीं लिखी है मैंने, तो पहले हमें यही समझना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता क्या है, क्योंकि ये कोई नया वर्ड नहीं है। जब से आपने एसएसटी को पढ़ा होगा ना और अपने कंट्री के बारे में आपने पढ़ना शुरू किया होगा, उसके डेवलपमेंट के बारे में, तो ये एक वर्ड बहुत जरूरी होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो होता क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ, हम कैसे किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, यानी कि किस चीज को हम इकोनॉमिक ग्रोथ कह देते हैं। हम कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ पता है कब होता है, सबसे पहला जो इंडिकेटर इकोनॉमिक ग्रोथ का वो ये कि जब भी हमारी कंट्री का जो फिजिकल आउटपुट है वो इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन ये आउटपुट का इंक्रीज होना, जब हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कहते हैं कि इट इज द सस्टेन्ड इंक्रीज। सस्टेन्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, कॉन्टिन्यूस, लगातार बढ़नी चाहिए क्या, रियल जीडीपी ऑफ अ कंट्री। तो सस्टेन्ड इंक्रीज इन रियल जीडीपी ऑफ अ कंट्री ही शो करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, कि लगातार किसी भी कंट्री की जब तक रियल जीडीपी नहीं बढ़ेगी तब तक इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कह नहीं सकते। तो हमारे बजट का हर बार ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमें क्या अचीव करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना है। तो अब उसको हम कैसे कर सकते हैं, सो बजटरी पॉलिसी एम्स टू मोबिलाइज द सफिशिएंट रिसोर्सेज। हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना है, कैसे, फॉर द इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, कि हम पब्लिक सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि हमारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन हो सके, यानी कि विदाउट एनी वेस्टेज। एंड द गवर्नमेंट मेक्स वेरियस प्रोविजंस इन द बजट टू रेज द ओवरऑल रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। और यहाँ पे गवर्नमेंट इस काम को करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस बनाती है ताकि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो रेट ऑफ सेविंग है, देखो आप ज्यादा बचा भी कब पाओगे पैसा, जब कमाओगे तभी तो बचाओगे ना। आपकी कंट्री की रियल जीडीपी इंक्रीज होगी, पैसा कमाया जाएगा तो इन्वेस्ट होगा, और इन्वेस्ट होगा तो पैसा कमाओगे तो सेव भी कर पाओगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इसी चीज के ऊपर ध्यान देती है कि जो ओवरऑल रेट ऑफ सेविंग्स है और इन्वेस्टमेंट है, हमें उसे क्या करना है, इंक्रीज करना है। बेसिकली आप कह सकते हो कि हमें ऐसे रास्ते ढूंढने हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाई जा सके, फिजिकल आउटपुट बढ़े। देखो जीडीपी दो तरीके से बढ़ती हुई दिखती है, कई बार अगर आपकी कंट्री में प्राइसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं ना तो वो भी जीडीपी को इंक्रीज कर देता है, लेकिन हमें ऐसी वाली जीडीपी नहीं चाहिए जो इन्फ्लेशन की वजह से आ रही हो। हमें चाहिए कि एक्चुअल में हमारी कंट्री का फिजिकल आउटपुट इंक्रीज हुआ, इसलिए जीडीपी इंक्रीज हुई है। ठीक है, दूसरी बात,
अब मैनेजमेंट करना है इसके लिए हमें क्या, पब्लिक एंटरप्राइजेस का। हमारे यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। अब उनको पैसा चाहिए, अब जो उनको पैसा चाहिए वो पैसा कहां से आएगा, गवर्नमेंट बजट से ही आता है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर एस्टैब्लिश्ड एंड मैनेज्ड फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। आपको पता है हमारी इंडियन रेलवेज, आज तक क्यों इंडियन रेलवेज प्राइवेटाइज नहीं हुई है? ये नहीं कह रही हूँ कि, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्राइवेट सेक्टर रेल्स नहीं है हमारे पास, प्राइवेट रेल्स नहीं है क्योंकि वो महंगा हो जाएगा और यस, तो गरीब ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। बट अगर इंडियन रेलवे गवर्नमेंट के हाथ से निकलकर प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएगी तो एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, क्योंकि वो तो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेंगे। तो हमारा जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है या जो हमारे पुअर सेक्शन है हमारी पॉपुलेशन का, वो कैसे ट्रैवल करेगा, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट छोड़ नहीं रही है क्योंकि वो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं वहां पे। तो लेकिन उनको मैनेज तो करना पड़ेगा ना, उनको एस्टैब्लिश भी करोगे, बनाओगे भी, मैनेज भी करोगे। तो गवर्नमेंट बजट के अंदर हम इस बात का ध्यान रखते हैं। सो बजट इज prepared with the objective of making various provisions for managing such enterprises and providing them the financial help। तो अगर हम चाहते हैं कि ये एंटरप्राइज काम करती रहे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, तो उसके लिए हमें उनको फाइनेंशियल हेल्प, पैसा तो देना पड़ेगा, बिना पैसों के तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हमारे 5 ऑब्जेक्टिव थे और ये मैंने आपको पहले ही बताया था 100% पेपर लीक क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, 5 ऑब्जेक्टिव्स बताए थे मैंने आपको। पहले क्या था, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, दूसरा रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तीसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फोर्थ हमने अभी पढ़ा इकोनॉमिक ग्रोथ, फिफ्थ मैनेजिंग द पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो ये पांचों के पांचों ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमारे गवर्नमेंट बजट के अंदर बनाए गए हैं, ताकि हम जब भी आगे के प्रोविजंस बनाएंगे तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। ठीक है, तो बिल्कुल भी इसको छोड़ के नहीं जाना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि कोई भी पॉइंट पूछ लिया जाता है। ठीक है, आज हम उसके आगे बढ़ते हैं कि वहां हमने ये पढ़ा कि गवर्नमेंट बजट होता है एक एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स। तो आज की क्लास में हम यही समझेंगे कि हमारे बजट के जो 2 कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली क्या है, बजट इन 2 चीजों से मिलाकर ही बनाया गया है, या तो उसमें रिसीट्स है या उसमें एक्सपेंडिचर है। यहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपके पास पैसा आता किस फॉर्म में है और जाता किस फॉर्म में है। तो अगर हम देखें तो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ बजट 2 हैं, बजट की रिसीट्स और बजट के एक्सपेंडिचर। रिसीट का सीधा सा मतलब क्या है, पैसे का आना या जाना, पैसे का आना, और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, पैसे का जाना। तो जब हम बजट रिसीट्स की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास पैसा आ रहा है, पर पैसा 2 फॉर्म में आ रहा है, 2 कैटेगरीज में आ रहा है। एक को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स और एक को हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। जो कॉमर्स का बच्चा होगा ना, वो तो ये जानता है कि रेवेन्यू और कैपिटल क्या होता है। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये समझने में कि रेवेन्यू और कैपिटल का डिफरेंस क्या है। आप सिर्फ इतनी सी सीधी सी बात समझो कि जो भी रिसीट, जो भी पैसा 1 साल के लिए आता है या 1 साल के अंदर अंदर उसका बेनिफिट ले लेते हैं, वो रेवेन्यू होता है। लेकिन जो पैसा आपको बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए दे जाए, वो कैपिटल हो जाता है। और जो पैसा 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देता है, वो कहीं ना कहीं हमारे एसेट और हमारी लाइबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। एसेट मींस हमारे फ्यूचर बेनिफिट्स, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, ये तो सबको पता होता है कि एसेट्स होते हैं। लेकिन कई बार हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो भी एक एसेट ही होता है। फिर उस इन्वेस्टमेंट का पैसा अगर वापस आ जाए तो वो भी एसेट ही होता है। तो एसेट का बढ़ना और घटना ये हमें देखना है। लाइबिलिटी क्या होती है, हमारी जिम्मेदारियां, हमारे ऑब्लिगेशंस, हमारी ड्यूटी। किसी से पैसा उधार लेना एक लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ये एसेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल, अब ये सभी बच्चे जानते होंगे, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा है चाहे वो ह्यूमैनिटीज का बच्चा है। ठीक है, तो जिस तरीके से रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट ये 2 कैटेगरीज है बजट रिसीट्स की, इसी तरीके से हमारे पास बजट एक्सपेंडिचर की भी ये 2 कैटेगरीज है। कौन कौन सी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जैसे 1 साल के अंदर अंदर वाला पैसा रेवेन्यू कहलाता है और उससे ज्यादा के बेनिफिट देने वाला पैसा कैपिटल। उसी तरीके से 1 साल के अंदर अंदर किए जाने वाले खर्चे, यानी कि जो हम बार बार करते रहते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, जो खर्चा होता रहता है जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर हमें मिल रहा है, वो रेवेन्यू है। और जो हमें 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देने वाले हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये तो हो गई हमारी अकाउंटिंग डेफिनेशन।
और अकाउंट से कुछ अलग नहीं है, यहाँ पर है तो बात वही, लेकिन हमारे इकोनॉमिक्स में इसको और थोड़े से डिफरेंट शब्दों में कहते हैं ना, इन अदर वर्ड्स, है तो कहानी यही बट इन अदर वर्ड्स उसे डिफाइन किया गया है। तो उसको याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक चीज बनाई है, लाल। ये लाल आपको याद रखना है क्योंकि यही आपको बताएगा कि कब पहले लाइबिलिटी आएगी, कब पहले एसेट आएगा, ठीक है। क्योंकि जब बच्चा इनकी डेफिनेशन लिखता है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ क्या आएगा। तो आपको सबसे पहली बात यहां पर आपने ये देखना है, जब भी आप रेवेन्यू और कैपिटल का डिफरेंस देखेंगे कि क्या रेवेन्यू और क्या कैपिटल है, चाहे वो रिसीट है चाहे वो एक्सपेंडिचर है, आपको देखना है कि कौन सा लाइबिलिटीज और एसेट को अफेक्ट कर रहा है और नहीं कर रहा है। तो कौन सा हमारा लाइबिलिटी को अफेक्ट करता है, कौन सा लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है, बेसिकली वही है डिफरेंस, वही है पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू और कैपिटल। कैसे हम कहते हैं कि वो रिसीट्स रेवेन्यू रिसीट्स कहलाती हैं which neither create any liability nor reduce any asset। ऐसी रिसीट, ऐसा पैसे का मिलना जो ना तो आपकी लाइबिलिटी को बढ़ाए ना ही आपके किसी एसेट को रिड्यूस करे। जैसे अगर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है तो क्या टैक्स कलेक्ट करने से गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारियां बढ़ी, कोई लाइबिलिटी बढ़ी? क्या गवर्नमेंट ने अपना कोई एसेट बेचा? नहीं, आपने गवर्नमेंट की सर्विस ली, बदले में गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, रेवेन्यू रिसीट है। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं कि ऐसी रिसीट विच ईदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट, एक ऐसा पैसा आना जिसकी वजह से या तो लाइबिलिटी बढ़ रही हो, या तो लाइबिलिटी बढ़ रही हो या आपका कोई एसेट घट गया हो तो आपके पास पैसा आया। जैसे किसी से पैसा उधार लेना, पैसा आया ना, पैसा तो आया, पर जब आपने उधार लिया सो उधारी इज लाइबिलिटी, उधारी सीधे सीधे लाइबिलिटी को राइज करती है, ठीक है। वहीं पे मैं कहूं आपने ना कहीं पे पैसा लगा रखा था, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, आपने उस इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस ले लिया है। इन्वेस्टमेंट करना इज एसेट, एसेट का बढ़ना, बट वहीं पे आपने उस इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस ले लिया है, तो एसेट रिड्यूस हो गया ना। बिल्डिंग थी आपके पास, चलो बिल्डिंग एसेट है, आपने बिल्डिंग बेच दी, पैसा तो आया ना आपके पास, बट वो जो पैसा आया उसने आपके एक एसेट को रिड्यूस कर दिया। तो दोनों में से अगर कोई भी एक इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है कि लाइबिलिटी या तो क्रिएट हो रही है या एसेट रिड्यूस हो रहा है, आपके एसेट और लाइबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है, तो वो कैपिटल रिसीट है। लेकिन अगर आपके एसेट लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है ना कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो ऐसा पैसा रेवेन्यू रिसीट कहलाता है। बात समझ आई? यानी कि पहले किसको लेना है, लाइबिलिटी फिर एसेट। ये वर्ड सेम रहेंगे, क्रिएट और रिड्यूस, पर पहले लाइबिलिटी आएगा पहले, फिर उसके बाद एसेट। बट यही कहानी यहाँ पे रिवर्स हो जाती है, फिर यहाँ पे भी क्रिएट और रिड्यूस है, लेकिन यहाँ पे पहले किसको याद रखना है, एसेट, और उसके बाद यहाँ पे लाइबिलिटी। अब कैसे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंडिचर जो ना तो हमारे एसेट को क्रिएट करें और ना ही हमारी किसी लाइबिलिटी को रिड्यूस करें। भाई सीधी सी बात है, जब आप कहीं पे खर्चा करते हो तो खर्चा करने से कुछ तो होना चाहिए ना। तो भाई मैंने खर्चा तो किया बट मेरे पास कोई एसेट नहीं आया, ना ही मेरी कोई लाइबिलिटी कम हुई। जैसे कि मैंने अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को सैलरी दी, सैलरी देने से क्या मेरा कोई एसेट क्रिएट हुआ है? बदले में मुझे कोई एसेट मिला? नहीं। आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, अपने यहाँ पे काम करने वाले लोगों को, तो उससे क्या हुआ कि आपका कोई एसेट क्रिएट हुआ? नहीं। आपने कोई लाइबिलिटी रिड्यूस करी? नहीं, वो तो एक्सपेंस, आपने सर्विस लिए बदले पैसा दिया। उसके बाद ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच ईदर क्रिएट एनी एसेट और रिड्यूस एनी लाइबिलिटी। जैसे कि अगर आप कोई एसेट खरीदते हो, खर्चा किया आपने, पैसा गया ना आपके पास से, आपने एसेट खरीदा तो एसेट क्रिएट हो गया। अच्छा, पेमेंट ऑफ लोन, आपने क्या करा, किससे पैसा, देखो यहाँ आपने पैसा उधार लिया था ना, अब यहाँ पे जब आपने उधार लिया तो कैपिटल रिसीट थी, जब इसी उधारी को आपने यहाँ पे आके चुका दिया तो वो क्या बन गई आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर। पैसा तो गया, पैसा गया जिसकी वजह से क्या हुआ, आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई है, ठीक है। तो ये अगर आपने यहाँ से समझ लिया ना तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। यही प्रॉब्लम करते हैं बच्चा, ईदर नीदर और ये क्रिएट और रिड्यूस में कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। सो कंपोनेंट ऑफ बजट में हमने अब क्या पढ़ा कि दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट्स भी दो तरीके की है, कौन कौन सी, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू रिसीट्स, अच्छा याद क्या रखना है इसको याद करने के लिए, लाल, ठीक है, लाइबिलिटी एसेट, एसेट लाइबिलिटी, ठीक है।
एक तरफ रिसीट्स है, एक तरफ एक्सपेंडिचर, वो मत ब्रेक करना, सीक्वेंस ब्रेक करोगे खराब हो जाएगा, ठीक है। रिसीट, एक्सपेंडिचर, जिसके लिए याद क्या रखना है, लाल। अब रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, कौन सी रिसीट्स, विच नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट। और कैपिटल रिसीट्स कौन सी है, विच ईदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट। ठीक, इधर पे आए हम, बजट एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट एनी एसेट नॉर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी, और ऐसी कैपिटल एक्सपेंडिचर विच ईदर क्रिएट एनी एसेट और रिड्यूस एनी लाइबिलिटी। क्लियर हो गया सबको। अब हम पढ़ते हैं रेवेन्यू रिसीट्स को इन डिटेल। हमने ये तो पढ़ लिया कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, क्या होती हैं भाई रेवेन्यू रिसीट्स, विच नीदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट। ठीक है, अब ये रेवेन्यू रिसीट्स किस किस फॉर्म में हमारे पास आती हैं, तो दो फॉर्म्स है भाई, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो दो तरीके से रेवेन्यू रिसीट्स अर्न करती है। मेन तो करती है टैक्सेस से, टैक्सेस इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, लेकिन उसके अलावा गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसीट आने का एक और जरिया है, जो क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो इनको तो डिटेल में हम अभी आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसके नाम पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं टैक्स रेवेन्यूज कैसे होते हैं। तो गवर्नमेंट के पास जो टैक्स है वो भी दो तरीके से आते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है तो एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सीधी सी बात है, हम इसको लॉजिकली ऐसे समझे कि क्या है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो है कि मेरा टैक्स है, मैं खुद जाके गवर्नमेंट को पे करके आती हूँ डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को अगर पे करती हूँ टैक्स, तो दिस इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। बट अगर वही पैसा मैं पे तो कर रही हूँ गवर्नमेंट को, पर वो पैसा मैं डायरेक्टली नहीं पे कर रही हूँ, मैंने भी कहीं से लिया है वो पैसा और मैं गवर्नमेंट को पे करती हूँ, तो दिस इज इनडायरेक्ट है। मैं पैसा पे तो कर रही हूँ गवर्नमेंट को, लेकिन वो टैक्स मैंने खुद ने नहीं पे किया, वो मेरे पास भी कहीं और से वो टैक्स आया है, तो दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यानी कि कोई और पार्टी टैक्स पे कर रही है इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। अब क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स पहली बात तो लगाए किस पे जाते हैं, प्रॉपर्टी, इनकम, चाहे वो इंडिविजुअल की हो चाहे वो कंपनी की भी हो। किसी भी कंपनी की इनकम पे भी या इंडिविजुअल की इनकम पे भी जो टैक्स लगाया जाता है या प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगाया जाता है वो डायरेक्ट टैक्स है। अब एक बात बताओ, मेरी प्रॉपर्टी का टैक्स मैं तुमसे कह दूं कि भाई लोग तुम मेरा टैक्स भर दो, तो तुम साफ मना कर दोगे कि मैडम भाई लोग वाली बात तो ठीक है लेकिन टैक्स नहीं भर सकते, आपकी प्रॉपर्टी आप इंजॉय कर रहे हो, आप ही टैक्स पे करोगे उसके ऊपर। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब यानी कि लाइबिलिटी टू पे और बर्डन टू पे दोनों मेरे ऊपर है, और मैं इसे शिफ्ट नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह सकती कि ये वाला टैक्स प्लीज आप पे कर दो। आप कहेंगे क्यों पे कर दें, आपकी प्रॉपर्टी आपका एंजॉयमेंट मैडम आप ही पे करेंगी। सो दिस इज डायरेक्ट टैक्स, यानी कि जहां पर लाइबिलिटी टू पे और बर्डन टू पे सेम पर्सन पे होता है, एंड यू कांट शिफ्ट द बर्डन टू पे टू एनी अदर पर्सन। आप किसी और के ऊपर इस चीज का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन से टैक्सेस होते हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, और जितने भी डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आपका जो टैक्स का बर्डन है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। आपने देखा होगा हमारे पास कुछ स्लैब रेट्स होते हैं कि इतने से इतने की इनकम पे इतने % से टैक्स लगेगा, तो ये आपके लिए क्या है, प्रोग्रेसिव नेचर वाला टैक्स होता है, जो बढ़ती हुई इनकम के साथ इसका जो बर्डन होता है वो भी इंक्रीज होता जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ऐसा टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है। ठीक है, और गुड्स और सर्विसेज पे आपने देखा होगा, आप कोई सामान खरीद के आते हो, एक ब्रेड का पैकेट अगर आज आपके घर पे हो तो जाके देखना, उसमें MRP के ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। आपसे जब आप ब्रेड लेने के लिए गए थे उस दुकानदार के पास, उसने कहा कि जी 15 रुपए की ब्रेड है, 5 रुपए का टैक्स है, ऐसा तो नहीं बताया ना उसने। सीधे कहा अगर MRP 20 रुपए की है जी 20 रुपए का है। आपको पता ही नहीं कि आप टैक्स पे कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहे हो ना। यानी कि ये एक ऐसा टैक्स है जिसकी लाइबिलिटी, क्या आपने गवर्नमेंट को वो टैक्स पे किया, आपने तो दुकानदार को दे दिया ना वो पैसा, वो आगे पे करेगा, अल्टीमेट जो भी होगा वो पे करेगा। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे लाइबिलिटी और बर्डन टू पे दो अलग अलग लोगों के ऊपर है, तो दैट मीन्स यहाँ पे बर्डन टू पे को शिफ्ट किया जा सकता है। और ऐसा टैक्स कौन सा है, सबसे बड़ा टैक्स। पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, उनको हटाकर जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हमारा मुद्दा फिलहाल ये नहीं है कि जीएसटी क्या होता है, हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है कि इनडायरेक्ट टैक्स है कौन सा, जीएसटी। ये प्रोपोर्शनल होता है इसका, ये ऐसे नहीं होता कि जैसे जैसे आप वैल्यू ऑफ गुड्स बढ़ाते जाओगे तो टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। ये प्रोपोर्शनेटली आपके अमाउंट के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, रेट नहीं बढ़ेगा,
आपका अमाउंट बढ़ेगा तो आपका टैक्स का अमाउंट बढ़ जाएगा। टैक्स का रेट बढ़ना, टैक्स का अमाउंट बढ़ना दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि अगर आप 15 लाख कमाते हो तो भी उतना टैक्स पे कर रहे हो, 50 लाख कमा रहे हो तो भी उतना टैक्स पे कर रहे हो, ये चीज सेम नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आ गई अब आपको? दो तरीके के टैक्स कौन से हैं? अगर सोचो एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, लड्डू क्वेश्चन है। मीनिंग लिखना है, ये लिखना है कि इसमें लाइबिलिटी और बर्डन टू पे सेम पर्सन पे, इस पे डिफरेंट पर्सन पे। एग्जांपल लिख दिया आपने, ये लिख दिया प्रोग्रेसिव है, ये प्रोपोर्शनल है, हो गया आपके 4 पॉइंट। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यूज क्या होते हैं? ये तो था भैया टैक्स का फॉर्म, प्योर टैक्सेस थे ये। अब टैक्स के अलावा क्या गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आता होगा? आता है, बहुत सारे फॉर्म्स है, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। इंटरेस्ट के तरीके से पैसा आता है, प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स आते हैं गवर्नमेंट के पास, फीस आती है, एक स्पेशल असेसमेंट। आपको बाकी सारी चीजें तो नाम से समझ आएंगी, 3 जो है वो आपको नाम से समझ नहीं आएंगे, स्पेशल असेसमेंट, एस शीट्स और फॉर फीचर्स। ठीक है, तो ये और यही इंपॉर्टेंट है तीनों, स्पेशल असेसमेंट, लाइसेंस फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज, एस शीट्स, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स एंड फॉर फीचर्स। तो यानी कि गवर्नमेंट टैक्स के अलावा और कहां से पैसा कमाती है, अब फिलहाल हम यहाँ पर वो डिस्कस करने वाले। गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रिसीव करती है लोन्स के ऊपर, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कई बार लोन्स प्रोवाइड करती है। किस किस को प्रोवाइड कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है, यूनियन गवर्नमेंट को दे सकती है, कुछ प्राइवेट एंटरप्राइजेस या कई बार पब्लिक को भी लोन दिया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट लोन बांटेगी, पैसा उधार देगी, तो बदले में क्या रिसीव करेगी? उसके ऊपर इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। हमारे पास बहुत सारी ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो प्रॉफिट कमाती हैं। हालांकि हम ये कहते हैं कि जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। पब्लिक सेक्टर होता है सोशल वेलफेयर के लिए, प्राइवेट एंटरप्राइजेस या प्राइवेट सेक्टर होता है प्रॉफिट मेकिंग के लिए। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस भी हैं जो है तो पब्लिक सेक्टर में, लेकिन उनको हमने एक कैटेगरी दे रखी है नवरत्न। ऐसी हमारी कंपनीज हैं जो प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं अपने खुद के प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल ऑफ करके या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करके। यानी कि एक स्पेशल कैटेगरीज होती है इनके अंदर जहां पर ये अपना काम करके प्रॉफिट कमाती हैं। तो अगर आप एक ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो जो प्रॉफिट अर्न करती हो अपने सर्विस प्रोवाइड करके या अपने प्रोडक्ट्स को सेल ऑफ करके, तो आप प्रॉफिट अर्न करेंगे किसके ऊपर? जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होगे। तो ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे कि हमारी इंडियन रेलवेज, शायद नॉमिनल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो लेकिन प्रॉफिट अर्न करेंगे। हमारे पास BHEL है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऐसी बहुत सारी हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं, LIC, जो यहाँ पर अपना काम देती हैं आपको, मतलब काम करती हैं आपके लिए और बदले में प्रॉफिट अर्न करती हैं। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट ने किसी दूसरी कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी और कंपनी के अंदर, तो वहां पर उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्हें क्या मिलता है? डिविडेंड। ठीक है, तो प्रॉफिट्स और डिविडेंड ये 2 और सोर्सेज है हमारे पास जहां से गवर्नमेंट नॉन टैक्स रेवेन्यूज अर्न करती है। थर्ड वन इज लाइसेंस फीस। अब लाइसेंस फीस और फीस 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं। यहां पर जब हम लाइसेंस फीस की बात करते हैं ना, तो दैट मीन्स यहां पर आप पैसा भर रहे हो क्योंकि आपको गवर्नमेंट से किसी चीज की क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जिसके लिए पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है और उसके लिए आप गवर्नमेंट को जो फीस पे करते हो उसे लाइसेंस फीस कहते हैं। जैसे कि आप जब कोई भी व्हीकल चलाना सीखते हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है ना, तो ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलता है? एक फी पे करके, वो एक लाइसेंस फीस है। आपको अपनी सेफ्टी के लिए गन रखनी है अपने घर में, तो उसके लिए भी आपको क्या लेने पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके अलावा बहुत सारे कमर्शियल व्हीकल्स के लिए नेशनल परमिट लेना पड़ता है, तो उसके लिए भी उन्हें एक फी पे करनी पड़ती है जिसको हम लाइसेंस फीस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है सिर्फ सिंपल एक फीस। अब अगर आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पर भी तो आप कुछ पैसा भरते हो ना, OPD फीस होती है जैसे, वहां पे बहुत ही नॉमिनल होती है लेकिन फीस है। आप गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो, मतलब अगर आप पढ़ें तो वहां पर भी एक फीस तो लेते हैं, ऐसे नहीं कि फ्री में पढ़ाते हैं भाई। हाँ, हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन तो फ्री है लेकिन उसके बाद फीस लगती है, बट बहुत नॉमिनल है, 50 रुपए महीना है या 100 रुपए महीना है या 150 रुपए महीना है, तो वो क्या ही फीस है।
ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट आपसे फीस इसलिए ले रही है कि इसलिए नहीं कि उसे पैसा कमाना है, इसलिए कि उसने कुछ खर्चा करा है बस उस खर्चे को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे वो फीस है, वो चार्जेस हैं विच इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ रिकरिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट। क्योंकि उसे आपको कुछ सर्विसेज देनी है तो उन सर्विसेज के लिए उसको भी तो कहीं से पैसा चाहिए ना, तो बस उस खर्चे की भरपाई के लिए वो आपसे कुछ चार्ज करती है जिसे आप फीस कहते हैं। जैसे कि कोर्ट की फीस होती है, कुछ रजिस्ट्रेशन फीस होती है कई बार, तो उन सारी फीस को हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं? फीस वाली में। लेकिन अगर वहीं पे आप किसी परमिशन के लिए फीस लेते हो तो वो लाइसेंस फीस है। नेक्स्ट, फाइन्स एंड पेनल्टी। अब कई बार गवर्नमेंट हमारे ऊपर कुछ फाइन और पेनल्टी भी लगाती है। कब लगाएगी? जब उसने जो लॉ बनाया है, जो रूल्स बनाया है, हम उन रूल्स और लॉ को ब्रेक करते हैं। Those payments which are imposed on the law breakers, यानी कि जो लोग भी लॉ को तोड़ते हैं, कानून को तोड़ते हैं, तो कानून तोड़ने के ऊपर आपको जो पनिशमेंट मिलती है फाइन्स के फॉर्म में या पेनल्टीज की फॉर्म में, वो भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। जैसे कि रेड लाइट को जंप कर देना, सिंपल, सबसे सिंपल एग्जांपल। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, कई बार हमें चीजें कहीं से कैसे तोहफे के तौर पे भी मिल जाती हैं और कई बार एक हेल्प के तौर पे भी मिल जाती है, ठीक है। तो जैसे कि गवर्नमेंट को कई बार रिसीव होते हैं गिफ्ट्स हमारी फॉरेन गवर्नमेंट से, यानी कि कोई दूसरी गवर्नमेंट है वो एक दूसरी गवर्नमेंट को गिफ्ट दे रहे हैं। हमारे मोदी जी तो पता है ना कितने सोशल पर्सन है, एक दूसरे को गिफ्ट लेते देते रहते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी ये चीजें हमें मिल सकती हैं, ग्रांट्स वगैरह मिल सकती है। या जैसे कई बार नेशनल क्राइसिस आ जाती है, जैसे वॉर हो गई है या फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गया, कुछ इस तरीके का नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो भी हमें दूसरी जगहों से पैसे वगैरह मिल जाते हैं। ये तो हो गए हमारे बहुत ही बेसिक वाले नॉन टेक्स्ट रेवेन्यूज, जिसको अगर शायद मैं एक्सप्लेन नहीं भी करती ना तो भी आप इतने समझदार और अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं कि आप कुछ ना कुछ तो इसमें लिख ही आते हैं ना, इतनी नॉलेज तो है आपके पास। ये है मेन कैटेगरीज 3, जिसको आप शायद नाम से जज नहीं कर पाओगे, कोई ही बच्चा होगा जो इसको बता देगा देख के कि ये क्या है, ठीक है। एस शीट्स क्या होते हैं? आप लोगों ने वो देखी है धमाल, पहली वाली, है ना? उस पहली वाली धमाल में क्या था? W के नीचे एक खजाना छुपा था और उस W को ढूंढने के लिए सब लोग भागते हैं। जिस बंदे ने वो पैसे छुपाए थे वो एक क्रिमिनल था, वो क्रिमिनल ही था, उसके ऊपर इनाम था, उसे ढूंढना था। जब वो संजय दत्त उसे ढूंढने के लिए निकलता है तो वो संजय दत्त से पहले उसे दूसरे लोग मिल जाते हैं और वो उन्हें बताता है कि मैंने जितने भी पैसे कमाए हैं वो मैंने एक बड़े W के नीचे छुपाए हैं, ठीक है। अब उस बंदे के ना आगे पीछे कोई नहीं था। कल को अगर वो पैसा जिसको भी मिला, चलो लास्ट में हमने देखा कि वो पैसा कहाँ मिला, तो अगर वो पैसा वो वैसे छोड़ जाता, सपोज छुपा के नहीं जाता या उसकी वैसी डेथ हो जाती, तो वो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट जब्त कर लेती। तो ये ऐसा एस शीट इसे ही कहते हैं। एस शीट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्लेम कर लेती है किसी पर्सन की प्रॉपर्टी के ऊपर जिसकी डेथ हो गई है विदाउट लीविंग बिहाइंड एनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव एट विल, यानी कि जब लोग अपनी वसीयत नहीं बनाते हैं और वसीयत के अंदर किसी का नाम भी नहीं लिख के गए और किसी पर्सन की डेथ हो गई है, तो ऐसे में वो जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर गवर्नमेंट का अधिकार आ जाता है, उसे बोलते हैं एस शीट। फोर फीचर को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये होता है जब्त कर लेना, ठीक है। आपने अगर गवर्नमेंट की कही गई किसी ऑर्डर को नहीं माना तो एज अ पनिशमेंट, एज अ पेनल्टी गवर्नमेंट आपके उस सामान को जब्त कर लेती है, ठीक है। तो यहां पर फोरफीचर का मतलब क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ पेनल्टीज विच आर इम्पोज्ड बाय द कोर्ट फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर, यानी कि आपने उनके ऑर्डर्स को नहीं माना और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया था आपने उसको नहीं भरा है या उसकी जितनी भी टर्म्स और कंडीशन है उसको नहीं मानी है, तो एज अ पनिशमेंट, एज अ पेनल्टी आपके उस चीज को क्या कर दिया जाता है? जब आपने देखा होगा सील लगा देती है गवर्नमेंट। कई बार जैसे वो छापा पड़ता है ना, इनकम टैक्स का जब छापा पड़ता है, जब आप नहीं प्रेजेंट कर पाते उन चीजों को, तो गवर्नमेंट क्या करती है? आपके शटर डाउन करेगी और सील लगा देगी कि भैया जब तक ये काम नहीं होगा तब तक आपकी प्रॉपर्टी हमारे हाथों में है, ठीक है। तो वही होता है फोर फीचर्स, ठीक। उसके बाद स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट क्या है? तुम्हारा घर था, तुम्हारे घर के बराबर से एक फ्लाईओवर बनने वाला है। अब फ्लाईओवर बनने वाला तो तुम्हारे प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट एक डेवलपमेंट एक्टिविटी करने वाले जिससे तुम्हारा फायदा होने वाला है, तो कई बार गवर्नमेंट ऐसी चीजों के ऊपर हमसे कुछ चार्जेस लेती है जिसे स्पेशल असेसमेंट कहा जाता है। मेट्रो बननी शुरू हुई तो मेट्रो के आसपास जो भी घर वगैरह थे, अचानक से प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ गए, तो क्या वो प्रॉपर्टी रेट तुमने कुछ किया इसलिए बढ़े? गवर्नमेंट एक काम करने जा रही है जिसकी वजह से
आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, आपसे कुछ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के नाम का पैसा लेती है, जिसे बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट रेफर्स टू द पेमेंट मेड बाय द ओनर्स ऑफ दोज प्रॉपर्टी whose values has appreciated due to the development activities of the government। क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी के पैसे बढ़ गए हैं, इसलिए नहीं कि आपने कुछ किया है, बल्कि इसलिए कि गवर्नमेंट कुछ काम करने जा रही है, इसलिए तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी के नाम से आपसे कुछ पैसे चार्ज करती है, पेमेंट मांगती है, जिसे स्पेशल असेसमेंट कहा गया। तो ये हमारे पास टोटल है नॉन टैक्स रेवेन्यूज 9, जो ये बताते हैं कि गवर्नमेंट किस किस फॉर्म में टैक्सेस के अलावा भी पैसा कमाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज कंप्लीट किया, अभी फिलहाल हमने कंप्लीट किया रेवेन्यू रिसीट वाला पार्ट। रेवेन्यू रिसीट कितने पार्ट्स में था, 2, टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट्स। ठीक है, सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीट्स। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं और उसकी 2 फॉर्म्स क्या है। अब जो कैपिटल रिसीट्स है, जिसे आप ये कहते हो कि ऐसी रिसीट्स जो या तो हमारी लाइबिलिटी को क्रिएट करती हैं या हमारे एसेट्स को रिड्यूस कर देती हैं, तो ऐसी कौन कौन सी रिसीट्स होती है हमारे पास। तो सबसे पहली है हमारे पास बोरिंग, यानी कि पैसे की उधारी, कि जब हमारी गवर्नमेंट फंड रेज करती है, क्यों, क्योंकि उसके कुछ एक्स्ट्रा खर्चे हैं, आमदनी अठन नहीं है, खर्चा उसका रुपया है, तो ऐसे में अपने इस एक्स्ट्रा पैसे को पूरा करने के लिए, ऐसे एक्स्ट्रा खर्चों को पूरा करने के लिए जब हमारी गवर्नमेंट को पैसा उधार लेना पड़ता है, तो वो कहलाती है उसकी बोरोइंग्स। अब कहां से ले सकते हैं वो पैसा उधार, आरबीआई से ले सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट से ले सकती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है हमारे पास जैसे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ वगैरह, इनसे ही पैसा लिया जा सकता है। एक और तरीका होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहां पर अब गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचकर भी पैसा उठा सकती है। सेकेंड, रिकवरी ऑफ लोन्स। उसके अलावा कई बार गवर्नमेंट अपना खुद का पैसा भी जब रिकवर कर लेती है, तो वो भी तो कैपिटल रिसीट्स का ही पार्ट है। देखो यहां भी पैसा आया, यहां भी पैसा आया है, बट ऊपर बोरोइंग्स किसी और का पैसा है, हमने उधारी लिया, हमारी लाइबिलिटी है, बट यहां पर ये हमारा एक एसेट था, हमने किसी को लोन दे रखा था और वो लोन हमारा वापस आ गया है, तो एक एसेट रिड्यूस हो गया है। आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि कैपिटल रिसीट्स वही रिसीट्स होंगी जो या तो लाइबिलिटी क्रिएट करेंगी या एसेट रिड्यूस करेंगी। तो यहाँ लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी, एसेट रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद उसके अलावा भी कुछ अदर रिसीट्स हो सकती हैं, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कहीं पैसा लगाना, उसी पैसे को वापस ले लेना क्या हो जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट हमारा एक ऐसा तरीका है जहां पर गवर्नमेंट अपने शेयर का, अपने यानी कि जो भी उसके इक्विटी शेयर्स हैं अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर, उसका कुछ शेयर या हो सकता है पूरा ही शेयर बेच देती है, उसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या है डिसइन्वेस्टमेंट, इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सेलिंग अ पार्ट, यानी कि या तो थोड़ा सा हिस्सा और द होल ऑफ द शेयर्स, या फिर सारे के सारे शेयर्स किसी सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को जो गवर्नमेंट के हाथों में होती है, अगर उनके शेयर्स किसी और को बेच देती है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को अगर ट्रांसफर कर देती है, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, आपका एक एसेट रिड्यूस हो रहा है। स्मॉल सेविंग्स, अगर आप सेविंग्स करा रहे हैं तो, जैसे कि इट रेफर्स टू द फंड रेज फ्रॉम द पब्लिक। हम कई बार पब्लिक से पैसा उधार लेते हैं सेविंग्स की फॉर्म में, हम कहते हैं आप हमारे पास सेव कर लो आके, पर एक तरीके से उनकी सेविंग हमारे लिए तो लाइबिलिटी हुई ना, क्योंकि जब वो पैसा मांगेंगे हमको उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ऐसे पोस्ट ऑफिस में चलता है। कैसे चलता है पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में भी आप जाके डिपॉजिट कर सकते हैं एज अ पब्लिक, और वहां पे उनकी कुछ स्कीम चलती है, जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, इस तरीके से उनकी कुछ स्कीम्स होती है जिसके तहत पब्लिक गवर्नमेंट को पैसा देती है, बट एट द एंड आपको पैसा वापस करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ 3 फॉर्म्स हैं किस चीज की, कैपिटल रिसीट्स की। तो हमने ये पूरी तरीके से जान लिया कि बजट रिसीट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स भी जान लिया और कैपिटल रिसीट्स भी। तो एक बहुत ही अच्छा सा इसका छोटा सा डिफरेंस पढ़ लेना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले मीनिंग तो हम जानते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होंगी, ऐसी रिसीट्स जो ना तो लाइबिलिटी क्रिएट करेंगी ना एसेट रिड्यूस करेंगी, जैसे कि जीएसटी है, फीस, फाइन, पेनल्टी, अभी तो पढ़ के आए इतना सब कुछ, तो ना तो ये हमारी लाइबिलिटी को क्रिएट कर रहे हैं ना हमारे एसेट को रिड्यूस कर रहे हैं। बट वहीं पे अगर मैं कैपिटल रिसीट्स की बात करूं तो ये वो चीजें हैं, वो रिसीट्स हैं जो या तो गवर्नमेंट के लाइबिलिटी को क्रिएट करेंगे या उनके एसेट्स को रिड्यूस, जैसे कि अभी हमने पढ़ा बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट है, अदर रिसीट्स है आपके पास, रिकवरी ऑफ लोन है। नेचर, ये रेगुलर होती है, हम 1 साल के अंदर जो भी अपना बिजनेस कर रही है गवर्नमेंट, उसको करते करते, अपने काम को करते करते उसे ये वाली रिसीट्स मिलती रहती हैं। सो दिस इज रेगुलर एंड रेकरिंग। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं कैपिटल रिसीट्स की, तो इररेगुलर है और नॉन रेकरिंग है, कभी कभी होने वाली चीजें हैं। फ्यूचर ऑब्लिगेशन, जब यहाँ कोई लाइबिलिटी नहीं है तो यहाँ कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन भी नहीं है।
ऑब्लिगेशन मतलब कोई ड्यूटी कि आपको कल को ये पैसा वापस करना है। बट कैपिटल रिसीट की बात करूं तो सारी कैपिटल रिसीट्स फ्यूचर ऑब्लिगेशन के लिए नहीं होती। हमारा खुद का पैसा अगर वापस आ गया है तो वो कोई हमारी फ्यूचर ऑब्लिगेशन थोड़ी है। बट वहीं पे अगर आपने बोरोइंग्स, पैसा उधार लिया है, आपने लोगों से पैसा लिया है, तो वो तो आपको वापस करना पड़ेगा ना। तो कुछ सर्टेन रिसीट्स ऐसी होती हैं यहाँ पर जिसके लिए फ्यूचर ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं। एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ आज हमने कंप्लीट किया पूरा बजट रिसीट का टॉपिक, ठीक है। और हमने ये जाना कि किस तरीके से बजट के अंदर दो तरीके की रिसीट्स होती हैं, रेवेन्यू और कैपिटल, ठीक है। अब मेन ना टॉपिक हमारा रिसीट वाला ही होता है, जिसके अंदर आपने देखा कि टैक्स रेवेन्यूज और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। एक्सपेंडिचर का टॉपिक बहुत इजी होता है। इसमें मैंने यहाँ पर ना सीधे इसका डिफरेंस लिखा है, और डिफरेंस से ही आपको इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ना फर्दर कुछ वो आगे डिविजन्स नहीं है, कोई कैटेगरीज नहीं है एक्सपेंडिचर्स की, ठीक है। सो दोनों टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स जरा हम देख लेते हैं। पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले मैं मीनिंग की बात करूं, हालांकि मैंने आपको मीनिंग पहले ही बता दिया था। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, पहले तो आप मुझे ये बताओ। खर्चा। बेसिकली एक्सपेंडिचर क्या शो कर रहा है, पैसे का जाना। अब पैसे के जाने की वजह से या तो आपके पास कुछ आए, यानी कि या तो आपका एसेट आए आपके पास कोई, या फिर आपने इसलिए खर्चा किया हो कि आपकी कोई लाइबिलिटी कम हो गई हो। तो अगर उस खर्चे की वजह से या तो कोई एसेट क्रिएट हो रहा है या कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो ऐसा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। बट वहीं पे आपने कोई ऐसा खर्चा किया जिसकी वजह से ना तो कोई एसेट क्रिएट हुआ ना कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हुई, तो ऐसा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। सिर्फ इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो यही इसका मीनिंग डिस्क्राइब करता है। एग्जांपल्स देख लो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने सैलरी पे करी, हमने पेंशन पे करी है, तो क्या कहीं से कहीं तक हमारी कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है इस केस में? कोई एसेट क्रिएट हो रहा है? नहीं। बट वहीं पे अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं, आपने जो बोरोइंग्स ले रखी थी, आपने जो लोन ले रखा था, आपने उसकी रीपेमेंट कर दी है, तो आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई। याद है, बोरोइंग्स कैपिटल रिसीट होती है, वो आपकी लाइबिलिटी को क्रिएट करती है। वहीं पे जब आप उसी बोरोइंग को पे ऑफ कर देते हो तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा आप कोई एसेट परचेज करते हो, तो अगर आपने कोई एसेट खरीदा तो खर्चा किया ना, तो एसेट क्रिएट हुआ। वहीं पे अगर एसेट बेचते हो तो कैपिटल रिसीट, क्योंकि आपका एसेट रिड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद पर्पस क्या होता है, क्यों करते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? क्योंकि जो हम डे टू डे अपने डिपार्टमेंट्स को चला रहे हैं, डे टू डे जो हम खर्चा कर रहे हैं अपने एंटरप्राइजेस को मेंटेन करने के लिए, जो भी बिजनेस हम करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, पब्लिक को सर्विस देने के लिए, तो उसके लिए हमें जो खर्चे करने होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। यानी कि डे टू डे वाले खर्चे हैं। सपोज करो आपकी सिंपल सी एक चाय की दुकान है, तो उस चाय की दुकान को डेली चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ खर्चा डेली करना पड़ता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट कुछ खर्चा ऐसा होता है जो आप कभी कभी करते हो, जैसे कि जब आपने चाय की दुकान खोली होगी तो आप एक लायोगे ना, गैस सिलेंडर खरीद के लेकर आयोगे, चूल्हा खरीद के लेकर आयोगे, बर्तन खरीद के लेकर आयोगे, तो ये हर बार का काम थोड़ी है। देखो, चाय पत्ती, चीनी और दूध, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अकाउंट होगा, क्योंकि ये आपके बिजनेस को चलाने के लिए बार बार जरूरी है लेना। बट वहीं पे वो जो सामान आप खरीद रहे हो, जो कभी कभी लेते हो आप, वो आपके लिए नॉन रेकरिंग हो गया, यानी कि वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पस क्या है कि हमें कोई एसेट खरीदना है या फिर हमें लोन्स और एडवांसेस देने होते हैं। नेचर भाई, ये रेकरिंग होते हैं और ये नॉन रेकरिंग है। समझ गए इस बात को? तो यहीं से आपका रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर। और यहाँ पे आपने कंपोनेंट्स ऑफ बजट कंप्लीट कर लिया कि दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से वाला है? बजट रिसीट, क्योंकि उसमें थोड़ी ज्यादा चीज है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका सिर्फ क्या आ सकता है, डिफरेंस। 3 से 4 नंबर में से एक डिफरेंस, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास बजट कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के बजट है हमारे पास, बैलेंस्ड, सरप्लस, डेफिसिट। सिंपल सी बात है। पहली बात, आप बजट में लिख क्या रहे हो? आप लिख रहे हो गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रेवेन्यूज या रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स, ठीक। मैं कह रही हूँ बैलेंस्ड है बजट, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना आपने एस्टिमेशन किया रिसीट्स का, उतना ही एस्टिमेशन किया आपने एक्सपेंडिचर का, और दोनों इक्वल आ गए। यानी कि when your estimated government receipts becomes equal to the estimated government expenditure, तो ऐसा बजट क्या कहलाता है? बैलेंस बजट। तो बैलेंस बजट क्या शो करता होगा? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि भाई आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसा नहीं निकल रहा, जितना आपने कमाया है उतना ही आपने खर्च कर दिया है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा कभी होता नहीं है कि हमारा बजट बिल्कुल बैलेंस्ड हो। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की वजह से डिफरेंस आता ही आता है।
तीसरा, ये शो करता है कि गवर्नमेंट ना वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है, कि अगर आपके जितना पैसा आपने अर्न किया आप उतना ही खर्च कर रहे हो, इसका मतलब आप ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते हो वेस्टफुल एक्टिविटीज पे, जितना जरूरत का है आप उतना ही करते हो, ठीक। उसके बाद सेकंड में बात करूं सरप्लस, सरप्लस क्या शो करता है, एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए, रिसीट्स। तो जब आपके गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीट्स उनकी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से ज्यादा होती हैं, यानी कि रिसीट्स ज्यादा हैं एक्सपेंडिचर्स कम है, तो हम सरप्लस में है ना, हम फायदे में हैं। तो यहां पर ये वाला बजट क्या शो करता है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। भाई इन्फ्लेशन के टाइम पे ना हमें डिमांड को ही कंट्रोल करना होता है, तो डिमांड को कंट्रोल करने का मतलब क्या, वही लोगों की जेब से पैसा निकालना, क्योंकि जितना ज्यादा लोगों की जेब में पैसा होगा उतना ही वो खर्च करेंगे। तो ऐसे में गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज, अपने रिसीट्स को बढ़ाने की कोशिश करती है, वही टैक्सेस को बढ़ाकर, नए नए टैक्सेस लगाकर, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो सरप्लस बजट से। बट अगर डिफ्लेशन में अगर इस बजट को आप देखें तो डिफ्लेशन के टाइम पे तो हमें डिमांड बढ़ानी होती है, ऐसे में अगर आप लोगों से और पैसा खींचने लग जाओगे तो मंदा होता चला जाएगा, वो सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी आपके लिए। तो डिफ्लेशन के टाइम पे अगर हम देखें तो सरप्लस बजट सही नहीं होता है, इन्फ्लेशन के टाइम पे सरप्लस बजट अच्छा माना जाता है। डेफिसिट बजट, डेफिसिट कमी, कमी किस चीज की, पैसों की, यानी कि जब गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रिसीट्स कम है गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से, सिंपली रिसीट्स कम है एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हैं, इसे ही मैं बोलती हूँ आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, कमाया आपने कम खर्च किया आपने ज्यादा, तो वो डेफिसिट है, ठीक है। अब ये क्या शो करता है, डेवलपिंग कंट्रीज जनरली इसी को फॉलो करती है, क्योंकि हम जैसे लोगों के आजकल खर्चे ज्यादा हैं और कमाई कम है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड, ये क्या करता है, ये डिमांड को बढ़ाता है, क्योंकि डेफिसिट का मतलब क्या है, आप कह रहे हो एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा का सीधा सा मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, तो यहाँ पर डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। पर इन्फ्लेशन के टाइम पे ये बजट ना एडीएएस के बीच को और बढ़ा देगा, यानी कि ये इन्फ्लेशनरी गैप को क्रिएट कर देगा, ये डिमांड को बढ़ाया जा रहा है, सप्लाई उस हिसाब से नहीं है, तो ये हमारे लिए सिचुएशन अच्छी नहीं होती। तो हमें एक कंक्लूजन मिला कि सरप्लस के केस, जो सरप्लस बजट है वो इन्फ्लेशन के लिए अच्छा होता है, लेकिन जो डेफिसिट बजट है वो डिफ्लेशन के लिए अच्छा है, ठीक है। हमारे कोर्स में जो आगे फर्दर हमें पढ़ना है वो डेफिसिट ही पढ़ना है। डेफिसिट बजट हमारे पास तीन तरीके के हैं यहाँ पे, रेवेन्यू, फिस्कल, प्राइमरी, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इन्हीं के ऊपर बेस्ड हमें न्यूमेरिकल्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब पहला हमारा डेफिसिट है रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट को समझना इतना मुश्किल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि कमी किस चीज में होगी। हमने दो ही तरीके की रिसीट्स और एक्सपेंडिचर पढ़े हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। और अगर यहाँ वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट है, इसका मतलब यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि जब आपके रेवेन्यू रिसीट्स आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम रह जाते हैं, ऐसे डेफिसिट को आप रेवेन्यू डेफिसिट कहते हो। नाम से पता चल रहा है ना। तो यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, it refers to the excess of revenue expenditure over the revenue receipts during a fiscal year. Fiscal year means your one financial year, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको सिंबॉलिकली इस तरीके से भी लिख सकते हो that your RD is equals to RE minus RR, जहाँ पर RD क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट, RE रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। अब फर्क क्या पड़ता होगा, खुद सोचो कि तुम जो रोजमर्रा का काम करते हो, अपना डेली का बिजनेस चला रहे थे, उसमें डेली के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे तुम्हारे, तुम अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो तुम्हें पैसा चाहिए तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे में क्या बिजनेस सही से चल पा रहा होगा, नहीं। तो यानी कि ये आपकी इनएबिलिटी को शो करता है कि आप अपने रोजमर्रा के खर्चे भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो पहला इंप्लीकेशन उन्होंने यही दिया, दैट इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारी गवर्नमेंट भी जो पब्लिक के लिए या अपने डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए या सर्विसेज को देने के लिए जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती होगी वो उसको पूरा नहीं कर पा रही, क्यों, क्योंकि उसके पास उतनी रेवेन्यू रिसीट्स नहीं आ रही हैं। दूसरी बात, चलो अब भाई अगर हमारे पास नहीं है पैसे, इतना पैसा हम नहीं कमा पा रहे, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हम जी नहीं रहे होंगे, अपने खर्चे तो हम पूरे करते हैं ना। कहाँ से करते हैं फिर वो खर्चे पूरे, जो हमने पैसा जोड़ रखा होता है, हमारा जो जुड़ा हुआ पैसा है फिर वो खर्च होना शुरू हो जाता है। तो देखो अगला पॉइंट यही कहता है दैट इट इंप्लाइज द गवर्नमेंट इज सेविंग, कि गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट जो पैसा जोड़ रखा था अब उसका पैसा वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि उसको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपने जुड़े हुए पैसे का, अपने सेविंग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिस सेविंग, जिसको हम नेगेटिव सेविंग भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब गवर्नमेंट या फिर चलो ठीक है,
आपने कह दिया कि हमारे पास जो पैसा जुड़ा हुआ था हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके पास वो भी पैसा ना हो तो फिर आपको सहारा लेना पड़ेगा अपनी कैपिटल रिसीट्स का। कैपिटल रिसीट्स मतलब या तो आप पैसे उधार लेंगे या आप अपने घर के एसेट्स बेचेंगे, सिंपल सी बात। तो गवर्नमेंट को भी यही करना पड़ता है भाई, या तो वो पैसा उधार लेगी इस खर्चों को पूरा करने के लिए, या उसके जो एसेट हैं उसको वो बेचने पड़ेंगे। तो आपको इन डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है? कैपिटल रिसीट्स का। अब जब भी इकोनॉमी के अंदर खर्चे ज्यादा दिख रहे हों तो वो सीधे सीधे एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है, क्या? इन्फ्लेशन। खर्चा ज्यादा है इसका मतलब इन्फ्लेशन है हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप इंक्रीज हो जाता है। और ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट अगर आपको दिखता है ना तो ये सीधे सीधे आपके लिए वार्निंग सिग्नल है। जब आपको दिख रहा है ना कि यार जितना पैसा आप कमा भी नहीं रहे उससे ज्यादा पैसा आपका खर्च हो रहा है, इवन जो पैसा आपने जोड़ रखा था वो भी खर्च हो रहा है, या फिर आपको अपने एसेट बेचने पड़ रहे हैं, बाहर से उधारी लेनी पड़ रही है, तो तुम्हारे लिए एक सिग्नल है कि अब अपने आप को कंट्रोल कर लो। तो गवर्नमेंट के लिए भी एक सिग्नल होता है कि गवर्नमेंट भी ना जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, जिनको रोका जा सकता है, गवर्नमेंट उन खर्चों को रोक दे और ज्यादा से ज्यादा ऐसे काम करे जिससे उसके पास पैसा आए। तो ये एक वार्निंग सिग्नल की तरह भी काम करता है। ठीक, इंप्लीकेशन क्लियर हो गए? ऐसे याद हो गए होंगे लॉजिकली। चलो अब किस तरीके से आप रेवेन्यू डेफिसिट को कम कर सकते हो? सीधी सी बात है, हम कह रहे हैं खर्चा ज्यादा है रिसीट्स कम है, तो खर्चा कम कर दो, रिसीट्स को बढ़ा दो। देखो यही मेजर्स हैं। रिड्यूस द एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को अपने अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स को कम करना होगा और इंक्रीज करने होंगे अपनी रिसीट्स यानी कि रेवेन्यूज। कैसे? या तो नॉन टैक्स रेवेन्यूज इंक्रीज करने होंगे या टैक्स रेवेन्यू, यानी कि या तो टैक्स की तरफ से गवर्नमेंट पैसा कमाए या जो अदर सोर्सेज है उसके पास प्रॉफिट्स, डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट है, फीस है, फाइन्स है, पेनल्टीज है, या वहां से पैसा है। ठीक है, क्लियर हो गया रेवेन्यू डेफिसिट? बहुत इजी था। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। अब फिस्कल डेफिसिट कहता है यहां पर दोनों ही एक्सपेंडिचर आते हैं। एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं ना, कैपिटल और रेवेन्यू। रिसीट्स भी दोनों तरीके की होती हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। अब वो कहता है फिस्कल डेफिसिट कि ये वो डेफिसिट है, वो कमी है जहां पर आपके टोटल एक्सपेंडिचर्स आपके टोटल रिसीट्स से ज्यादा है। तो जब मैं बात करूंगी टोटल की, तो टोटल का मतलब भाई कैपिटल और रेवेन्यू दोनों है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे थे सिर्फ रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे, रेवेन्यू रिसीट्स थी। बट यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये। और यहाँ पर भी टोटल रिसीट्स की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स दोनों चीजें हैं। बट अब मैं यहाँ पर आपका ध्यान एक और चीज की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ कि कैपिटल रिसीट्स भी ना फर्दर 2 टाइप्स की होती है। ये हमने वहां नहीं पढ़ा क्योंकि वहां जरूरत नहीं थी, बट यहाँ ये पढ़ना जरूरी है। कैपिटल रिसीट्स यानी कि जो आपके पास पैसा आता है ना, जो आपके या तो लाइबिलिटी को क्रिएट करता है या आपके एसेट को रिड्यूस करता है, तो ये 2 तरीके की। आप सिंपली सोचो, यहाँ पे 2 बातें लिखी हुई हैं कि कैपिटल रिसीट एक ऐसी रिसीट है जो या तो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है या एसेट रिड्यूस कर रहा है। तो जो रिसीट आपकी लाइबिलिटी को क्रिएट करती होगी यानी कि बर्डन क्रिएट कर रही है ना, ऐसे रिसीट्स को हम कहते हैं डेट क्रिएटिंग। ठीक है, बट ऐसी रिसीट्स जो आ तो रही है बट हमारे सिर्फ एसेट को रिड्यूस कर रही है, उसकी वजह से हमें कोई लाइबिलिटी नहीं बननी पड़ेगी इन फ्यूचर, कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशंस नहीं है, तो वो नॉन डेट क्रिएटिंग है। ठीक है, तो डेट क्रिएटिंग में किसका एग्जांपल ले सकते हो? बोरोइंग्स। और नॉन डेट क्रिएटिंग में सेल ऑफ एन एसेट या डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह कह सकते हो। ठीक है, अब यहां पर हम कहते हैं ना जब टोटल रिसीट्स, तो टोटल रिसीट्स में हमने क्या बोला? रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स, बट उसमें से डेट क्रिएटिंग लाइबिलिटी माइनस करनी है, डेट क्रिएटिंग रिसीट्स। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता है क्यों? रीजन असर्शन या फिर एमसीक्यू घुमा फिरा के या न्यूमेरिकल इस पॉइंट से जरूर आ जाता है। ठीक है, तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज सा रहता है, तो इस बात को आपको लॉजिकली बहुत ध्यान से समझना है। अच्छा, अब जब हम बोरिंग्स की बात करते हैं तो देखो बोरिंग्स में ना 2 चीजें होती हैं, प्रिंसिपल अमाउंट जो एक्चुअल में आपने पैसा उधार लिया प्लस उसके ऊपर आपके इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस। तो वो यहाँ जब बोरोइंग्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पर आपको दोनों चीजें हटानी है, प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस भी। बात समझ आ गई? तो ये आपका फिस्कल डेफिसिट हो गया। क्लियर हो गया? क्या है फिस्कल डेफिसिट? रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। कि 1 साल के अंदर अंदर आपके टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है आपके टोटल रिसीट से, बट बोरोइंग हटा दी हमने। ठीक है, आपका जो फिस्कल डेफिसिट है
वो किस लिए हम यूज करते हैं उसको? क्योंकि वो शो करता है हमारी बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स को, कि हमें कितना पैसा उधार लेना पड़ेगा। ये जो कमी आ रही है ना कि खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपने एक्सक्लूड कर दिया ना बोरोइंग्स, तो बेसिकली वो यही बताएगा डिफरेंस कि एक्चुअल में आपकी बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स कितनी है, आपको कितना पैसा चाहिए कि आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ कर सकें। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, ये तो मैं पता चल गया कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, कि जब हमारे टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से ज्यादा होते हैं एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, क्या होता है फिस्कल डेफिसिट की वजह से? तो सबसे पहला है डेट ट्रैप, यानी कि आप कर्जे के जाल में डूब जाते हो, फंस जाते हो। कैसे? जब हम बात करते हैं ना फिस्कल डेफिसिट की, तो इसका मतलब ये है कि आपने पैसा उधार लिया। जब आप उधारी ले रहे हो ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा कैपिटल रिसीट्स को बढ़ाए चले जा रहे हो। जब आप उधारी लोगे तो कैपिटल रिसीट्स बढ़ेंगी। अब उस बोरोइंग्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। बोरोइंग्स के ऊपर आपको क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट। अब उस इंटरेस्ट को चुकाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, जो कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ नहीं रही है। तो इससे क्या है कि आप एक पैसे को चुकाने के लिए दूसरी उधारी लेते हो, दूसरी उधारी को चुकाने के लिए तीसरी उधारी ले रहे हो। यानी कि आप क्या कर रहे हो? लोन पे लोन लिए जा रहे हो, एक कर्जा चुकाने के लिए आप दूसरे कर्जे में डूबते जा रहे हो। तो दिस इज नोन एज द विशियस सर्कल। विशियस सर्कल का मतलब क्या होता है? एक जाल, एक चक्रव्यूह जिसमें आप फंसते चले जाते हो। आप ये सर्कल कैसा होता है? ऐसा ना, सर्कल का कोई एंड नहीं होता ना, तो इसका मतलब इसका कोई अंत नहीं है। आप एक ऐसे जाल में फंस चुके हो जिसका कोई अंत नहीं है। तो फिस्कल डेफिसिट एक विशियस सर्कल को अराइज करता है, जो कि किससे जुड़ा है? फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट से। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट टेक्स मोर लोन टू रीपे द अर्लियर लोन्स। पुराने कर्जे को चुकाने के लिए आप और लोन्स लेना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से हमारी जो कंट्री है वो इस डेट ट्रैप में फंस जाती है। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई। अभी महंगाई कैसे आ रही है? फिस्कल डेफिसिट की वजह से। देखो, आप कह रहे हो कि आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीट्स कम है, तो कहीं ना कहीं से तो उस चीज को पूरा करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट पैसा उधार लेती है। गवर्नमेंट कहां से पैसा उधार लेती है? आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है? आरबीआई नई करेंसी को प्रिंट करता है। वो हम बचपन में पढ़ते थे ना, कहते थे कि काश पैसे पेड़ पे उगा करते, या हम घर में ही मशीन से निकाल लिया करते। तो आरबीआई के पास तो ऑप्शन है, बट ऐसा नहीं कि आरबीआई अपनी मनमानी के हिसाब से पैसे प्रिंट कर सकती है। वो पूरा उसका एक सिस्टम होता है जो मनी एंड बैंकिंग में सिखाया गया है। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है? नई करेंसी को प्रिंट करता है सिर्फ इस खर्चे को पूरा करने के लिए। आरबीआई इसलिए पैसा प्रिंट नहीं कर रहा कि उसे कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना है। देखो, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर पैसा आता तो वो अच्छा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें रिटर्न देगा। आज मैं अगर 1 लाख रुपए कहीं पे लगा रही हूँ, इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे एक उम्मीद है ना कि उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आएगा। बट यहाँ पे तो मैं पैसा इसलिए प्रिंट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने खर्चों को पूरा करना है, उन एक्सपेंडिचर को, कि मैंने उधारी ले रखी है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है मुझे उसको पूरा करना है, उसके लिए मैंने पैसे को प्रिंट किया। तो ऐसे में क्या होगा? मनी का सर्कुलेशन होगा इकोनॉमी के अंदर। मनी सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज होगी। जब मनी इंक्रीज होगी तो प्राइस का लेवल बढ़ता है फिर इकोनॉमी के अंदर, और वही इन्फ्लेशन होता है। तो फिस्कल डेफिसिट इन्फ्लेशन को अराइज करता है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास अब फॉरेन डिपेंडेंस। अब गवर्नमेंट आरबीआई से तो बोरो करती है, एट द सेम टाइम हमें कई बार रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये ROW की फुल फॉर्म है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फॉरेन कंट्रीज से, फॉरेन गवर्नमेंट से भी पैसा उधार लिया जा सकता है। तो जितना ज्यादा हम बाहर से पैसा उधार लेंगे उतना ही उनका इंटरफेरेंस हमारे ऊपर आएगा ना। तभी तो कहा जाता है कि फॉरेन लोन्स इतने नहीं लेने चाहिए। बाहर से जितना पैसा बोरो करोगे तो कल को फिर से ऐसा ना हो जाए कि हमारे ऊपर वो लोग राज करना शुरू कर दे। तो फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी अगर बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट आने लग गए तो। इट हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। हैम्पर्स मतलब खराब कर देती है ये फ्यूचर ग्रोथ को। क्यों? देखो, मैं इसका बहुत ही ऐसा अगर एग्जांपल दूं, थोड़ा पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। देखो, जिनके पेरेंट्स सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, मतलब स्ट्रगलिंग लाइफ में होते हैं, तो कहीं ना वो सेव नहीं कर पाते चीजों को। उनकी पूरी जिंदगी ना स्ट्रगल में बीत जाती है, अपने रोजमर्रा का खर्चों को निकालने में बीत जाती है। तो ऐसे में क्या वो अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कर पाते हैं? नहीं। वो आगे वाली जनरेशन भी स्ट्रगल करती है। वो तो एक अलग बात है कि बच्चा कुछ कर गया, कर दिखाया उस बच्चे ने, लेकिन जब बच्चे के पास पीछे का बैक सपोर्ट नहीं होता ना समटाइम्स, तो वो कहीं हद तक वो बच्चा स्ट्रगल करता है, उसको थोड़ा समय लगता है खड़े होने में।
ठीक है, बिल्कुल कंट्री के साथ भी ना बिल्कुल ऐसा ही सीन है। कैसा? उन्होंने कहा कि आप बोरोइंग हो, अगर पेरेंट्स कर्जे में डूबे हुए हैं, उसको वो नहीं चुका पा रहे, तो कल को कौन चुकाएगा? बच्चे चुकाएंगे ना। तो यहाँ पर भी तो ऐसा है कि हमारी कंट्री ज्यादा से ज्यादा बोरोइंग्स ले रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, और वो फाइनेंशियल बर्डन अल्टीमेटली किसके ऊपर आ रहा है? फ्यूचर जनरेशन के ऊपर आ रहा है। सो इट विल एडवर्सली अफेक्ट द फ्यूचर ग्रोथ। तो ये आपकी कंट्री, आप कर्जों को ही चुकाते रह जाओगे, आप अपना डेवलपमेंट ही नहीं कर पा रहे हो यार, आप अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को ही पूरा करते जा रहे हो, प्रोडक्टिव एक्टिविटी आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, देश का विकास हो ही नहीं पा रहा है। देश में विकास तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन देश का विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, फ्यूचर ग्रोथ जो है वो खराब होगी, डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स जो है कंट्री के वो नहीं आ पाएंगे सामने, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं बच रहा है। ठीक है, समझ आ गया? तो ये 4 हमारे इंप्लीकेशन है फिस्कल डेफिसिट की वजह से। अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कहां से पैसा ला सकते हैं हम? सबसे पहले तो देखो बोरिंग है। दूसरा डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये एक वर्ड है जो आपको याद रखना है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? जब भी आरबीआई नई करेंसी प्रिंट करती है इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए, तो उसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। यानी कि हम इसलिए फाइनेंस नहीं कर रहे हैं कि हमें कहीं इन्वेस्ट करना है, हम इसलिए फाइनेंस कर रहे हैं क्योंकि कुछ कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम न्यू करेंसी प्रिंट कर रहे हैं। करेंसी की वैल्यू हाँ, तो हमारी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होने का रीजन भी तो यही है, क्यों हमारी करेंसी बाकी फॉरेन कंट्रीज के कंपैरिजन में कम है। क्यों है डेवलपिंग कंट्री? डेवलपिंग कंट्री होने का भी तो एक रीजन है ना। क्या रीजन है बताओ? वो इतनी गुलामी करी है, इसलिए टाइम पे डेवलप हो नहीं पाए, जब सब हो रहा है और ज्यादा सोच कर रहे हैं बाहर की मनी कुछ ऐसा ना, बहुत ज्यादा बाहर की मनी। हमने वीडियो देखी थी, इसमें तो उसमें ऐसे लगा कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए उसकी जो बैलेंस है वो फॉरेन एक्सचेंज का कम है। फॉरेन एक्सचेंज का बैलेंस इसलिए कम है क्योंकि हमारे पास जो बोरोइंग्स का बर्डन है वो ज्यादा है, और जब हमें पेमेंट करनी होती है तो हमें अपने रिजर्व्स में से पेमेंट करनी पड़ती है। ये पढ़ोगे अभी आप बीओपी में, ऑफिशियल एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं हमारे, उसकी वजह से। वो बीओपी अगला चैप्टर है ना, उसमें पता चलेगा। अभी तो कह रहे हैं कि यूएस में वो आएगा जब डॉलर गिर जाएगा नीचे, रिसेशन देखते हैं कब आएगा यूएस में तो रिसेशन, कह रहे हैं आएगा और 4-5 साल में। देखते हैं। $1 मतलब $3 में $1 होगा, $1 की वैल्यू $3। चलो नेक्स्ट, प्राइमरी डेफिसिट। अब तीसरा डेफिसिट है हमारे पास, हमने रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ लिया, फिस्कल पढ़ लिया, अब आते हैं प्राइमरी डेफिसिट पे। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस बोरोइंग्स। यानी कि अगर आपको प्राइमरी डेफिसिट निकालना है तो उसके लिए फिस्कल डेफिसिट की जरूरत है। ठीक है, तो जब फिस्कल डेफिसिट में से प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन हम माइनस करते हैं तो हमें कौन सा डेफिसिट मिलता है? प्राइमरी डेफिसिट। जिस तरीके से फिस्कल डेफिसिट हमारी बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स को बताता है, सिंपली आप ये कह सकते हो दैट फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंट्री। लाइकवाइज जो प्राइमरी डेफिसिट है वो इस बात को बताता है कि एक कंट्री को अपने बोरोइंग्स में से इंटरेस्ट को पे करने के लिए कितना पैसा चाहिए। वो आपकी बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट बताता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट को हटाकर आपको कितना पैसा बोरो करना है। और वहीं पे फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है? आपकी बोरोइंग रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। समझ आएगी ये बात? ये बेसिक डिफरेंस है प्राइमरी और फिस्कल डेफिसिट के बीच का। अब देखो, फिस्कल में इंटरेस्ट होता है, प्राइमरी में नहीं होता। देखो हम माइनस कर तो रहे हैं उसमें से। अच्छा, अब इम्प्लीकेशन क्या है? It indicates how much of the government borrowings are going to meet the expenses other than the interest payment. Basically, ये क्या इंडिकेट करता है कि हमने जो पैसा उधार लिया है उस पैसे की उधारी से हम कितने अपने उन खर्चों को कर पा रहे हैं जो इंटरेस्ट को हटा कर है। यानी कि इंटरेस्ट को अगर हटा के मैं देखूं तो वो कितने खर्चे ऐसे जिसके लिए हमें बोरोइंग करनी पड़ रही है। बेसिकली ये हमें प्राइमरी डेफिसिट बताता है। अगर कभी आपका जीरो या लो पीडीआई यानी कि लो आपका प्राइमरी डेफिसिट दिख रहा है तो उसका सीधा सा मतलब ये है दैट इंटरेस्ट पेमेंट्स फोर्स द गवर्नमेंट टू बोरो। यानी कि जो उधारी है ना, उधारी के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है बार बार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूमेरिकल बेस्ड। अगर कभी पीडी जीरो आ जाए, मैं कह रही हूँ प्राइमरी डेफिसिट मेरा जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर है? इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर। आप खुद देखो ना, तो न्यूमेरिकली अगर आप इसको सॉल्व करो, पीडी की जगह पे आपने जीरो रख दिया, एफडी माइनस आईपी, तो क्या हो जाएगा? एफडी इज इक्वल्स टू आईपी। यानी कि आपकी जो बोरोइंग्स है वो किसके बराबर है? इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। क्या प्राइमरी डेफिसिट रूट कॉज है फिस्कल डेफिसिट का? मतलब कि प्राइमरी डेफिसिट की वजह से फिस्कल डेफिसिट आ रहा है। रूट कॉज समझते हो ना, जड़। हाई इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट बोरोइंग इंक्रीजेस एफडी।
आपकी जो पुरानी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस है वही तो फिस्कल डेफिसिट को राइज कर रही हैं ज्यादा से ज्यादा। तो अगर आपको एफडी को डिक्रीज करना है तो इंटरेस्ट पेमेंट को भी रिड्यूस करना होगा। और वो कैसे? आप जल्द से जल्द अपने लोन्स की पेमेंट करो। जितनी जल्दी आप लोन को रिपे कर दोगे उतनी जल्दी आपके इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस कम हो जाएंगे। ठीक है। जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा डेफिसिट का, हमने ये पढ़ा कि डेफिसिट बजट 3 तरीके के होते हैं, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। आपको तीनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो रेवेन्यू डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट की इनएबिलिटी है, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू पे ऑफ इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट के पास अपने डेली के खर्चों को पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं है, उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। दूसरा जो फिस्कल डेफिसिट है वो ये बताता है कि आपकी कंट्री की बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स कितनी है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। बट प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है? आपकी कंट्री की बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ये अब इन्हीं के बेसिस पर, तीनों डेफिसिट्स के बेसिस पर हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चंस नहीं होंगे, या तो 1 नंबर या 3 नंबर, इससे ज्यादा में नहीं पूछे जा सकते हैं। तो उसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी। सो अब इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारा, इन अ गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू डेफिसिट इज 35 करोड़। ठीक है। अब आपको यहां से ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि आपको क्या क्या चीजें गिवन है। आपको सबसे पहली चीज मिली कि आपके पास है रेवेन्यू डेफिसिट, तो तुरंत आप इसका फॉर्मूला लिख लें कि रेवेन्यू डेफिसिट किसके बराबर होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स के। ठीक। इफ द रेवेन्यू रिसीट्स आर 70 करोड़ एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स 120 करोड़, देन हाउ मच इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली उन्होंने आपसे पूछा है ये। ठीक। आपके पास क्वेश्चन के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट है ना, कितना है आपका आरडी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको निकालना है। रेवेन्यू रिसीट्स आपके पास 70 था, तो आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने के हो गए? 105 करोड़। ये पूरा लिखना होता है। ठीक है। अब आप कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर का तो कुछ नहीं हुआ, तो कुछ करना ही नहीं है, वो आपको दे रखा उन्होंने ऐसे ही। ठीक है। चलो ये तो था सिंपल सा क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करने हैं रेवेन्यू रिसीट्स, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट्स। अब आपको तीनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए। आपको ये बात पता है कि रेवेन्यू रिसीट्स हमने एक चीज में पढ़ी है। कहां पढ़ा आपने रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में? रेवेन्यू डेफिसिट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक। इसी तरीके से फिस्कल डेफिसिट निकालना है। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, बट उसमें से क्या माइनस करना होता है हमें? बोरोइंग्स को। उसके बाद नेक्स्ट निकालना है प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब लगाते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या मेरे पास क्वेश्चन में रेवेन्यू डेफिसिट है? बिल्कुल है, 12,000 का। क्या क्वेश्चन में हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? बिल्कुल है, हमारे पास 20,000 के। तो बताइए जरा आपके पास रेवेन्यू रिसीट्स कितने की रही होंगी? 8,000 करोड़। चलो पहला आंसर आ गया। नेक्स्ट एफडी निकालने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए। आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? क्या होता है टोटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में है क्या? क्वेश्चन में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों है। ठीक है। तो आप दोनों को लिखेंगे 20,000 प्लस 35,000। टोटल रिसीट्स, अब टोटल रिसीट्स क्या होती है इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। टोटल रिसीट्स का मतलब होता है कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक। हमारे पास क्वेश्चन में रेवेन्यू रिसीट्स तो हमने खुद फाइंड आउट की थी। कैपिटल रिसीट्स अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्वेश्चन में कैपिटल रिसीट्स नहीं है। आपको दिख तो रही है कैपिटल रिसीट्स, बट मैं आपको पूरी तरीके से एक चीज बताऊं कि कैपिटल रिसीट्स 2 तरीके की होती है। बताया भी था, डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग। डेट क्रिएटिंग का मतलब क्या? बोरोइंग, सिंपल सी बात। नॉन डेट क्रिएटिंग कौन सी वाली? कि वहां पर पैसा आ तो रहा है लेकिन उधारी का नहीं है, हमने अपना खुद का सामान बेचा था उससे पैसा आया है। तो अगर मैं यहां पर कह रही हूं कि टोटल रिसीट्स लिखनी तो है बट बोरोइंग्स को हटा के लिखनी है, तो मैं कह रही हूं कि डेट क्रिएटिंग मत लिखो, नॉन डेट क्रिएटिंग लिख दो। तो यहां पे अब आप ये वाली यूज कर सकते हो। ठीक है। ये बात मैंने आपको इसीलिए बताई कि सपोज यहां पर सीधे उन्होंने लिखा होता कैपिटल रिसीट्स और अलग से बोरोइंग्स लिखा होता तो आपको पहले कैपिटल रिसीट्स में से बोरोइंग्स माइनस करनी पड़ती। ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वो तो आपके पास क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको मिल गया, बट नहीं दिया होता तो आपको ये काम करना होता है। ठीक है। चलो अब यहां से भी निकाल लेंगे हम। तो यहां पर हमारे पास फिस्कल डेफिसिट आ चुका है कितना? 22,000। ठीक। अब निकालना है प्राइमरी डेफिसिट। अब तुम्हारा काम आसान हो चुका है।
फिस्कल डेफिसिट है हमारे पास 22,000, इंटरेस्ट पेमेंट है हमारे पास 7,000, तो हमारा 7,000, तो हमारे पास ये कितना का आ गया 15,000। अब थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द फिस्कल डेफिसिट। ठीक, अब फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। और हमने ये भी पढ़ा कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमारी बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट को डिफाइन करता है। क्वेश्चन है हमारे पास कैपिटल रिसीट्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट पेमेंट है, बोरोइंग्स है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। आपको चाहिए टोटल एक्सपेंडिचर। तो आपने देखा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है, बट व्हाट अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर? नहीं। ठीक, मैंने अभी अभी एक लाइन बोली कि फिस्कल डेफिसिट हमारी बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या आपको क्वेश्चन में बोरोइंग्स नहीं दिख रही? वही होंगी। देखिए आपको बोरोइंग्स, आपको कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू द बोरोइंग्स जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है ऑलरेडी। कितनी? 32 करोड़। एंड ऑफ द क्वेश्चन, सॉल्यूशन इज हियर। ये था बस सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन भाई 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 1 मार्क के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ करा आपने इस क्वेश्चन में? कुछ सॉल्व ही नहीं किया है। तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि हमें कब कहाँ क्या ट्रिक लगानी है और क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आज हमने पूरा गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी कंप्लीट किया विद न्यूमेरिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और कम कॉन्सेप्ट्स हैं और इजी है। ठीक है, तो इसको छोड़ के नहीं जाना है।